विनय कुमार कौन है? मैं डुप्लीकेट आईडी रखूं, बाद में चेक करता हूँ। कोई बात नहीं, डुप्लीकेट आईडी मत शेयर करो। ओके। किशन कौन है? कृष्ण? हाँ, सूरज। अच्छा, मुझे कृष्णा कह रहे हो, पूरा नहीं पढ़ा। विनीत। एक लिंक भेजा, उसको क्लिक करके ग्रुप में ऐड हो जाओ सब। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो इंट्रो से शुरू करते हैं। ठीक है। देखो, इंट्रोडक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वो पाइथन की ही पढ़ने वाले हैं, और आपने आपका एक फोल्डर बनाया है डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है। उस डेस्कटॉप के ऊपर आप चले जाओ, क्लास एंड गेट के ऊपर चले जाओ, वीकडेज के ऊपर चले जाओ, और इंट्रो यहाँ पे लिख दो, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन ना। हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन बनाया है, और हम इस पर रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। आपको रिकॉर्डिंग का लिंक भी ग्रुप में मिल जाएगा डे एंड में। ठीक है। ओके। आगे बैठ जाओ ना, तो मैं कल भी बोला था मैंने, यहाँ बैठो। अच्छा, पीछे क्यों जाके बैठो? नहीं, बड़ा तो मैं कर दूंगा, लेकिन अब कुछ चीजें है ना जो बड़ी नहीं होंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब दिखाई कम दे रहा है तो आगे होके बैठना होता है ना। नहीं, वो तो मैं बड़ा कर लूंगा, लेकिन फिर मजा नहीं आता मुझे चलाने में। तुम्हें तो दिखाई देगा, फिर मुझे मजा नहीं आएगा। एक साथ में पूरे स्क्रीन देखने की आदत हो गई है ना। ओके। तो इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे हम। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो बेसिकली हम जो आए हैं सब यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीखने के लिए इकट्ठा हुआ है। तो सबसे पहला तो यही कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, सबसे पहला यही बात होगी, है ना। तो प्रोग्रामिंग जो है वो क्या होती है, तो समझते हैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से। लेट्स से मैं दाल मखनी बनाना चाहता हूँ, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस की बात करते हैं, सब है हमारे पास। दाल मखनी तो थोड़ा टफ होगा, मुझे भी नहीं आता। चलो, हैं? चाय बनाता हूँ, है ना। आई मेक टी, है ना। तो स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप वन, है ना, ब्रिंग मिल्क, है ना। फिर उसके बाद स्टेप टू, अच्छा, ब्रिंग मिल्क और व्हाट, शुगर और टी लिव्स। जिंजर भी डालोगे? पानी भी ले ही लो, है ना, क्योंकि पानी भी मिलाना पड़ेगा उसमें। हाँ, स्टेप टू क्या है? पानी उबालोगे? नहीं, लाइट बर्नर। ठीक है। फिर स्टेप थ्री क्या है? कीप पॉट ऑन बर्नर। ठीक है। स्टेप फोर क्या है? फोर सम मिल्क। ठीक है। स्टेप फाइव क्या है? एड सम वाटर, है ना। स्टेप सिक्स क्या है? बॉयल इट। स्टेप
सेवन क्या है? हाँ, पुट टी लिप्स। ठीक है। स्टेप सेवन क्या है और एट क्या है? जिंजर, जिंजर एंड सुगर, है ना। फिर स्टेप नाइन क्या है? बॉयल इट, है ना। सब डाल के बस निकालना है। बॉयल इट। स्टेप टेन क्या है? फिल्टर इट। और स्टेप टेन क्या है, इलेवन क्या है? सर्व इट। सर्व की स्पेलिंग क्या होती है? सर्व इट, है ना। ये स्टेप्स, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके अंदर हमने 10 कमांड, अगर मैं किसी बंदे से करवाऊँ उसको नहीं आता है तो मैं उसको 10 कमांड दूंगा और वो वही 10 कमांड को फॉलो करेगा, तब उसका कहीं जाके टी बनेगा वरना नहीं बनेगा। तो दिस इज योर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, दिस इज योर सेकंड इंस्ट्रक्शन, थर्ड इंस्ट्रक्शन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, ऐसे 11 इंस्ट्रक्शन तुमने दे दिए हैं, ठीक है। अब इन 11 इंस्ट्रक्शन को देने के बाद तुम्हारा कुछ बन के आया है, इसका सीक्वेंस भी नहीं बदलना चाहिए। अगर सीक्वेंस बदल गया तो हो सकता है कि पानी गल जाए, उबल जाए, पानी सूख जाए, है ना। तुमने गैस बर्नर ऑन कर दिया लेकिन लाइटर नहीं जला तो हो सकता है कि तुम चाय बनाते बनाते कहीं और पहुंच गए, है ना। तो इसी सीक्वेंस में सब होगा, मतलब इंस्ट्रक्शंस एक सीक्वेंस में होंगे और इन सभी इंस्ट्रक्शन को एक साथ मिला दे तो हमें क्या मिल रहा है, हमारा टी मिल रहा है, मतलब एक प्रोग्राम, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक काम को कर रहा है और एक सीक्वेंस में कर रहा है, अनऑर्डर्ड थिंग में नहीं कर रहा। अनऑर्डर्ड में करेगा तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिक्कत है वहां पे। नहीं, अभी तो लाइव क्लास चल रही है। फर्स्ट क्लास है। हाँ, फर्स्ट क्लास है। मैं एक स्टूडेंट को बिठा दो। वो डेमो के लिए आई है तो मैं फर्स्ट में बिठा दूंगी। बिठा दो, बिठा दो। रुक जाता है थोड़ी देर, आ जाने। बैठ जाओ। तो प्रोग्रामिंग जो है उसको हम सीख रहे थे कि हम अगर किसी काम को करें तो हम एक स्टेप्स को फॉलो करते हैं। लेट से मुझे चाय बनाना है तो इन 10-11 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम इसको फॉलो ना करें या सीक्वेंस को इधर उधर कर दे तो हमें जो आउटपुट चाहिए था कि चाय वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन सबको हम इंस्ट्रक्शन कहेंगे। अगर किसी इंसान से यही काम करवाना है और उसको चाय बनाना नहीं आता लेकिन मुझे आता है, लेकिन मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ, तुम्हें बनाना ही नहीं आता, तो मैं क्या बोलूंगा कि पहले तुम मिल्क शुगर टी वगैरह लेके आओ, फिर उसके बाद बर्नर को ऑन कर लेना, फिर उसके बाद उसके ऊपर पॉट रख देना, फिर उसके बाद मिल्क पोर करना, फिर वगैरह 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 करते रहना और लास्ट में मुझे सर्व करो। तो इन सभी इंस्ट्रक्शन को तुमने एक एक करके मेरे माना। अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्किप करते, लेट से तुमने इस पर स्किप कर दिया तो कभी चाय बनेगा क्या? लेट से तुमने कभी इस पर स्किप कर दिया तो कभी चाय बनेगा क्या? गैस पे सीधा डाल दोगे? नहीं ना। ऐसा करेंगे तो ठीक है। हम सारे इंस्ट्रक्शन को मानेंगे और उसी ऑर्डर में मानेंगे जिस ऑर्डर में रखा गया। अब इन सभी इंस्ट्रक्शन को अगर हम एक साथ एक मशीन को बनाए बताएं और वो मशीन इसको फॉलो करे तो वो भी गैस पे चाय बना के और मुझे सर्व कर सकता है। तो ये एक प्रोग्राम है, ये पूरा का पूरा एक प्रोग्राम है। अगर हम कंप्यूटर को ये बात समझा पा रहे हैं तो अब कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें चाहिए होता है एक लैंग्वेज जिससे हम कंप्यूटर से बात कर पाए, और वो हमारा लैंग्वेज है पाइथन, ठीक है। अगर हम जावा पे काम कर रहे हो तो वो हमारा लैंग्वेज जावा हो जाता है। जावा स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो तो जावा स्क्रिप्ट हो जाता है। डार्ट पे काम कर रहे हो तो डार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बस समझाने के लिए है कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग का मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, जो किसी किताब से नहीं है, ऐसे ही जो मुझे समझ में आता है मैंने लिखा है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग हम कहते हैं
ठीक है। प्रोग्रामिंग एक सेट ऑफ कोड है, एक इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसको हम पास करते हैं एक मशीन को एक स्पेसिफिक आउटपुट गेट करने के लिए। स्पेसिफिक आउटपुट का मतलब मैंने समझा दिया कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को इसमें से अगर मैंने मिस किया तो हो सकता है जो मिलना चाहिए था वो ना मिले। ठीक है। तो यही है हमारा प्रोग्रामिंग द सेट ऑफ कोड विच वी पास टू अ मशीन टू गेट एनी स्पेसिफिक आउटपुट। ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने कोड लिखा है, इसको स्लैश करके इंस्ट्रक्शन भी कर लेना, और इंस्ट्रक्शंस भी हो सकता है, एक इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, एक इंस्ट्रक्शंस भी हो सकता है, एक से ज्यादा। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि लैंग्वेजेस कितने तरीके के होते हैं, मतलब कंप्यूटर वर्ल्ड में हमारी बात को जो हम आपस में करते हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो है और मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, ये दोनों अलग अलग होती है। तो जब कंप्यूटर बन रहा था तभी ये कैटेगराइजेशन कर दी गई। ठीक है। तो दो तरह की लैंग्वेज होती है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर। पहला होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज, और दूसरा होता है मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है। ये दो तरह की लैंग्वेज होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लेट्स से हम आपस में बात कर रहे हैं तो जो भी है, हम जो भी भाषा यूज कर रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज है। और जिस दिन हमने बोलना ये स्टार्ट कर दिया 0101000001 और तुम समझने लग गए, समझ लेना कंप्यूटर तुम बन चुके हो, तुम ही हो अगले अल्ट्रॉन। ठीक है। ये समझ लेना उस दिन, है ना। तो तुम्हारे अगल बगल में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो समझ लेना वो इंसान नहीं है। कहाँ से आए हैं वो? अच्छा, तुम गए तो ढूंढने? नहीं, वो एलियंस है फिर, या तो वो उसका ये खराब हो चुका है। ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। ओके। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? ह्यूमन स्पीकिंग लैंग्वेज। हाई लेवल है। हाँ भाई, स्पेलिंग गलत दिखाया क्या मैंने? तो समझने में दिक्कत। इसको कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। देखो, ये समझ में आ रहा है? ये क्या है? इसका मतलब होता है 10। ये कभी वो नंबर नहीं था जो तुम लोग अपनी लाइफ में देख रहे, ये बाइनरी नंबर था। ठीक है। जिसको कन्वर्ट किया था मैंने डायरेक्ट बाइनरी में, बाइनरी लिखता था। अगर मेरा नेबर कल को मुझे बोलने लग जाए, कृष्णा आई नीड 1010 रुपीज, तो मैं उसको 1010 रुपये नहीं दूंगा, उसको कितना दूंगा? समझ आ रहा है? लेकिन अगर वो मुझे सीधा बोलता है कृष्णा आई नीड 10 रुपए, तो वो क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। तो दिस इज ओनली कॉल्ड मशीन लेवल लैंग्वेज, बाइनरी नंबर्स। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ पर? 20 रुपये मांगते थे। 20 रुपये मांगता तो हम बेस 2 से इसको डिवाइड करते रहते। ठीक है। और 20 रुपये है बाइनरी। ऐसे 1010 उसको बताऊंगा, अभी बताने जा रहा था तुमने बीच में को। अभी बता रहा था, नंबर सिस्टम्स के बारे में बता रहा था। तो ह्यूमन स्पीकिंग लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है। ये समझने में आसान है, समझ में आ रहा है? तो ह्यूमन स्पीकिंग लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? अच्छा, सीधा मैं हिंदी बोलता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, और अच्छा, तो लोग का मन नहीं लग रहा पढ़ने में वैसे। चलो, तो हम यहाँ पे ईटीसी कर लेते हैं। ऐसी टोटल 5
1000 प्लस लैंग्वेज थ्रू आउट द वर्ल्ड बोली जाती है ह्यूमन बींग्स के बीच में। 5000 ऐसे कैसे नहीं बोली जा सकती? 5000 कैसे बोली जा सकती? रीजनल लैंग्वेज। हाँ, तो यहाँ पे दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक जिसमें हम पढ़ भी सकते हैं, जैसे हिंदी में हमारी पढ़ाई होती है, इंग्लिश में पढ़ाई होती है, जर्मन जर्मन में पढ़ते हैं। हरियाणवी में पढ़ा है क्या कभी तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा, तो मैंने भी नहीं पढ़ा। हाँ, भोजपुरी में भी नहीं पढ़ा है यार किसी ने मुझे। माई मदर टंग इज दैट। हाँ, लेकिन किसी ने पढ़ाया नहीं। ये नहीं बोला का करत हो, आई नेवर हर्ड दिस, है ना? समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये डायलेक्ट है। डायलेक्ट और लैंग्वेज को हम समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है? तो जितने भी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, इवन डायलेक्ट, वो हाई लेवल में होते हैं, क्योंकि उससे ह्यूमन डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम मशीन से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दे, उसको कहते हैं हम लो लेवल लैंग्वेज। तो बाइनरी नंबर सिस्टम इज मशीन लेवल लैंग्वेज, और इसी को हम दूसरी भाषा में कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। अब ये मत बोलना लो लेवल लैंग्वेज इसको कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। आई विल गिव यू एवरीथिंग। मैंने बोला था ना कि आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है जब तक आप 1.5 घंटे 2 घंटे मेरे साथ बैठे हैं। जस्ट मेंटेन योर ऑल फोकस हियर। मैं तुम लोगों को गिटहब सिखाऊंगा, मैं तुम लोगों को रिकॉर्डिंग्स दूंगा, घर पे जाकर खूब पढ़ना, ठीक है? खूब प्रॉब्लम्स ढूंढना और लेके आना, और ग्रुप भी बना दूंगा, उसमें खूब क्वेश्चन पूछना, ठीक है? जवाब मैं नहीं दूंगा जवाब मैं क्लास में दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं व्हाट्सएप में क्या ही जवाब दूंगा और क्या ही तुम समझोगे, है ना? तो मैं एक जवाब दूंगा, तुम्हारे 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैं बिल्कुल इससे डरता हूँ, है ना? भयभीत हो चुका हूँ, है ना? अंडरस्टैंड ना? आगे। अब जो मशीन अंडरस्टैंड करती है बाइनरी नंबर्स के अलावा, बाइनरी नंबर्स में दो ही कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है जीरो, दूसरा होता है वन। बाइनरी नंबर्स इसी को कहते हैं। जीरो का मतलब होता है नन, नल, फॉल्स। इसका मतलब है कि एक तो नहीं, कुछ भी नहीं। फॉल्स मतलब कि नो वोल्टेज। दो दो चीजें होती है, देखो। बचपन में जब मैं घर पे था, उसके बाद तो कभी ऐसा नोटिस नहीं किया, लेकिन घर पे था मैं बहुत छोटे में था ना, तो इलेक्ट्रिशियन आता था, बोर्ड उखाड़ता था, बोर्ड में से स्विच निकलते थे, और मैं उसको टिप 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 ऑल डे करते रहता था, है ना? लेकिन जब मैं उसको प्रेस करता था ना, तो मेरे हाथों पे कुछ लगता था, और वो लगता था उस पर लिखा हुआ एक सिंबल आई की तरह, है ना? मुझे तो अब पता नहीं था ये क्या है। अब पता है, अब 2 साल से पता है मुझे कि ये क्या है। वो वन था। वन का मतलब देयर इज वोल्टेज, और एक दूसरे साइड में डॉट लगा हुआ है। किसी किसी पे नहीं था। जैसे जैसे हम फैंसी होते गए, स्मार्ट होते गए, हमने चीजों को हटाना स्टार्ट किया, बस उसके खूबसूरत दिखने के लिए, ठीक है? तो उस पॉइंट को भी हमने रखा वहां पे डॉट, उसका मतलब था नो वोल्टेज, ठीक है? और इलेक्ट्रिशियन ने उसी हिसाब से उसको लगाया था, इसीलिए सारे स्विच हमारे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ होते थे ऑन वाले, है ना? कभी उसने ऐसा नहीं किया ना कि इधर उधर लगाना स्टार्ट किए, वो नहीं किया कभी उसने, वो इतना पढ़ा लिखा था, है ना? तो जीरो का मतलब होता है नो करेंट, नो वोल्टेज। वन का मतलब होता है देयर इज सम वोल्टेज। तो वन का मतलब ट्रू होता है। अब सी, हम कुछ भी लिखते हैं, मतलब मान लो कि इसको मैं प्रोग्राम में लिख रहा हूँ पाइथन की हेल्प से। मैं एक ह्यूमनॉइड यानी कि रोबो बना के बैठा हुआ हूँ, ठीक है? और वो रोबो ये काम करेगा, ठीक है? तो उसको ये सारी बातें मैं बताऊँ तो इसी इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, राइट? और हमें एक आउटपुट देगा, ठीक है? अगर वो इस चीज को फॉलो कर रहा है तो हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है? और ऐसा नहीं हो रहा कि मैंने उसको बताया और वो बार बार बंद और चालू, बंद और चालू, बंद स्टार्ट, ऐसा नहीं होता, राइट? कंप्यूटर चलते रहते हैं नॉर्मल, लेकिन इंटरनली अगर मैं ग्राफ बना के आप लोग को दिखाऊं तो ग्राफ ऐसा कुछ होगा। ये मान लो कि एक करंट का ग्राफ है, इस पे ऐसा करंट चलता रहता है, चलता रहता है। अगर वोल्टेज आया तो स्पाइक लेगा,
अदरवाइज नॉर्मल चलता रहेगा। मतलब पीसी हमारा स्टार्ट है, लेकिन अगर जैसे ही वोल्टेज आ रहा है तो स्पाइक ले लेगा, नहीं वोल्टेज आएगा तो फिर से बॉटम पे आ जाएगा, अगर फिर से वोल्टेज आए तो स्पाइक ले लेगा, तो ऐसा होते जाएगा। ठीक है, और हमारी बातें कन्वर्ट होती रहती हैं। ठीक है, पीसी बंद नहीं होता। ठीक है, ओके। अब कितने तरीके के नंबर सिस्टम होते हैं कंप्यूटर वर्ल्ड में, वो चार हैं। तो पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है, तीसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, लास्ट वाला है हमारा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये चार हमारे नंबर सिस्टम होते हैं। अब इनके अंदर वैल्यूज क्या क्या होते हैं? देखो, पहली बात सिंपल दिमाग में इसको बिठा लो कि कंप्यूटर को नहीं पता है कि व्हाट इज कृष्णा, कंप्यूटर को नहीं पता है कि व्हाट इज अ पिक्चर, कंप्यूटर को नहीं पता है कुछ भी। कंप्यूटर को सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, एक आता है जीरो और एक आता है वन, यानी कि एक आता है फॉल्स और दूसरा आता है ट्रू। ठीक है, यही आता है। और कंप्यूटर को तुम मार पीट के सिखा भी नहीं सकते, तुम्हें तो सिखा दिया गया था, है ना? और हाँ, तुम लोगों को सिखा दिया था मार पीट के, लेकिन कंप्यूटर को नहीं सिखा सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते ऑन करके अच्छा नहीं पढ़ेगा क्या। ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन जिस हिसाब से हमारे टिकटॉक आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है ये भी देखने को मिल जाए। सो कंप्यूटर को कुछ नंबर सिस्टम्स बताए गए हैं, सिखाए गए हैं, और वो हमने फिर से बाइनरी में ही कन्वर्ट करवाया है। तो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को कंसिडर किया था पहले, इसमें 10 कैरेक्टर्स होते हैं, ये वो 10 होंगे। ठीक है, इसीलिए इसका बेस जो होता है वो क्या होता है, 10 होता है, क्योंकि इसके अंदर 10 कैरेक्टर्स है, तो इसका बेस 10 है। ठीक है, दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, तो वन सेक, ये हमारा क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, और ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, अब बाइनरी की बात करते हैं। तो बाइनरी में दो ही वैल्यूज होती हैं, और इसका बेस क्या होगा, इसका बेस 2 होगा। फिर हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है, इसका जो बेस होगा वो होगा, बताओ। अच्छा, कैसे? एक छूट गया यार। अब ठीक है, मैंने बोला कि कैसे, मेरा कॉन्सेप्ट ही खराब हो गया था अभी तो। चलो आगे देखते हैं। सो दिस इज बेस 16। ये चार तरीके का नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। देखो, इसको तो वो जानता है कोर में, सीपीयू में जितने भी प्रोसेसिंग हो रही हैं, जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो बाइनरी में ही चल रहे हैं, 0 1। ठीक है, लेकिन ये जो है, इनको फिर क्यों यूज करते हैं, तो इनको हम इसलिए यूज करते हैं कि जब ज्यादा वेरिएशंस होते हैं ना, कलर्स जो है मिलियंस ऑफ मिलियंस हैं, बहुत तरह के कलर्स होते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर में उन हर कलर का अपना एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और उसके लिए हमें चाहिए होता है एक नंबर सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर को कलर नहीं आता, लेकिन कंप्यूटर को नंबर आता है। उस कलर को अगर एक नंबर दे दिया जाए, हाँ, कलर कोडिंग पैलेट, कलर पैलेट के नाम से जाना जाता है, अगर उसको एक नंबर दे दिया जाए तो वही कलर निकल के आएगा हमसे। ठीक है, इसके लिए हमने हेक्साडेसिमल वैल्यू को यूज किया है। ठीक है, आईपी एड्रेस, IPv4 जब तक था तब तक डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज किया जाता था, जिसमें 192.168.1.1 ऐसे करके होता था आईपी एड्रेस। लेकिन अब ये है IPv6, ये वाला, इसमें हेक्साडेसिमल वैल्यूज।
अरे यार उसको छोड़ो ना, इसको देखो ना कितना दिखा रहा हूँ, परसेंट को इग्नोर करो, ठीक है। तो इसमें जो यूज हुआ है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। उस मॉड्यूलस को भी इनकोड किया गया है, ठीक है। उस मॉड्यूलस को भी इनकोड किया गया, अभी बताऊंगा, इसलिए बोला अभी छोड़ो, है ना। मैं कोई भी चीज को छोड़ नहीं रहा हूँ, जब आएगा समय तो बता दूंगा, ठीक है। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है हमारा, किया है यहाँ तक ही हमारा आईपी है, इतना ही हमारा आईपी है, ठीक है। वो आईपी का पार्ट है लेकिन वो कुछ और बता रहा है, ठीक है। ओके। और ये इस सिस्टम में पहले IPv4 दिख रहा है ना, इस सिस्टम में पहले हमारा आईपी एड्रेस होता था, लेकिन पहले के जमाने में यानी कि आज से 4 साल 5 साल पहले एक घर में या एक इंडिविजुअल पे एक ही गैजेट होता था जो इंटरनेट को एक्सेस कर पाता था ऑन एन एवरेज, ठीक है। लेकिन अब मेरे खुद के पास 4 4 डिवाइसेस हैं, मैं क्या करूँ। और आबादी हिंदुस्तान की कितनी है, 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 140 करोड़ ना, 140 करोड़। बोलना बड़ा अजीब लगता है ना, इसका बड़ा वर्जन ले आना पड़ेगा। तो 140 करोड़ की आबादी है। अब मल्टीप्लाई करो उसको 4 से, चलो 4 से मत मल्टीप्लाई करो, 1 से ही करो, तो 140 करोड़ गैजेट हुए। तो 140 करोड़ गैजेट को हमें आईपी देना है, अगर सब एक साथ इंटरनेट से कनेक्ट हुए तो प्रॉब्लम आने लग गई थी इंटरनेट वालों को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं, IPv4 सब काम नहीं चलेगा, वी हैव टू गो फॉर अनदर अप्रोच, एंड उन्होंने IPv6 को लॉन्च करवाया, हेक्साडेसिमल को, ठीक है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम वेरिएशंस ला पाए आईपी में। जब कभी हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हमारे डिवाइस का आईपी नहीं होता कभी भी, ठीक है। हमारे डिवाइस में मैक होता है, और जिस राउटर से कनेक्ट होते हैं उससे आईपी मिलता है। फिर से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करोगे तो एक नई आईपी मिल जाएगी, ठीक है। तो वो बार बार आईपी बदलती रहती है। अगर www.google.com पे मैं जाने की कोशिश करूँ तो उसकी आईपी बार बार बदलेगी नहीं, वो स्टैटिक आईपी है। जिस वेबसाइट की को तुम बार बार हिट करते हो और उसी पे पहुंचते हो, किसी और पे नहीं पहुंचते, किसी और एड्रेस पे नहीं पहुंचते, तो वैसी आईपी जो हमेशा फिक्स होती है, एक वेबसाइट की ही आईडी होती है, आईपी होती है, वो हमेशा स्टैटिक होती है, कभी बदलती नहीं, ठीक है। लेकिन हमारा जो डिवाइस है वो जिससे कनेक्ट हो रहा है उसकी आईपी बार बार बदलती है। तो हमारे में स्टैटिक क्या है, तो मैक, हमारे पीसी में मैक है, हमारे डिवाइसेस में मैक है, ठीक है। अगर मैक आईडी है तो हम कनेक्ट होंगे, अगर मैक नहीं होगा तो हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे इंटरनेट से, ठीक है। हाँ, इसीलिए जब कभी मोबाइल अगर चोरी करते हैं लोग तो क्या करते हैं, उसके मैक को यानी कि सीपीयू को बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आगे बाइनरी नंबर सिस्टम जो है, हम जानते हैं इसका बेस 2 है। अब एक छोटा सा कन्वर्जन तुम लोग को सिखाता हूँ, अभी जो मैंने किया था उसी कन्वर्जन को सिखा रहा हूँ। तो सी, अब मैंने मान लिया कि एक वैल्यू है हमारे पास, A = 100, दिस इज अ डेसिमल नंबर सिस्टम वैल्यू, 100 रुपया, है ना। रुपया जल्दी समझ में आता तुम लोगों को, 100, राइट। इस 100 को मैं ऑक्टल में कन्वर्ट करता हूँ, इस 100 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे होता है, इस 100 को मैं ऐसे लिख लूंगा यहाँ पे, और ये जो बेस है इसका बेस कितना है, 10। तो ये तो डेसिमल नंबर सिस्टम ही मैंने बता दिया, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का डेसिमल नंबर सिस्टम में ही कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम का ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन हो जाएगा, और ऑक्टल का बेस कितना है, 8, इसलिए बेस की बात कर रहा था मैं। 8 से इसको डिवाइड करते जाएंगे तो 8 1 जा 8, ठीक है। और 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा, 4। अगेन 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 4। अब नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो 144, मतलब जो डेसिमल नंबर सिस्टम में 100 हम जिसको पढ़ रहे थे वो ऑक्टल में क्या हो जाता है, 144, ठीक है। और फिर कंप्यूटर इसी को किस में कन्वर्ट कर लेता है, बाइनरी में, अपने आप को समझने के लिए। इसको भी बाइनरी में, बिल्कुल, कंप्यूटर का सारा प्रोसेसिंग ही बाइनरी में होता है, ठीक है। अब इसको, इसी डेसिमल नंबर सिस्टम को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे,
बेस 2 से, 2 से इसको डिवाइड करोगे 50 टाइम में जाएगा, 50 लिख दिया हमने, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 0। फिर से 2 से डिवाइड करो, इट विल कन्वर्ट टू 25, रिमाइंडर 0। फिर से 2 से डिवाइड करो तो 12, 12 पे 24, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। 2 से डिवाइड करो 6, रिमाइंडर 0। 2 से फिर से डिवाइड करो 3, रिमाइंडर 0। फिर से 2 से डिवाइड करो 1, रिमाइंडर 0। नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है चीजों को, ठीक है। और यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0, दिस इज योर व्हाट 100 इन बाइनरी, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल वैल्यू, हम इसको भी हेक्साडेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अल्फाबेट यूज नहीं कर पाएंगे। तो अल्फाबेट को यूज करना है ना, तो अल्फाबेट को यूज करने के लिए हमें एक बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो मैं एक और वेरिएबल मानता हूँ, इसमें लेट्स से 2000 लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, हेक्साडेसिमल में, इसमें कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो 16 से डिवाइड करेंगे। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन है कि मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर निकाल लिया। अब 2000 को क्या करो, डिवाइड करो 16 से, कितना होगा 125, मतलब पूरी तरीके से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचा 0। अब इसको फर्दर 16 से डिवाइड करना होगा, तो 16 का टेबल किसको आता है, हाँ मैं कैलकुलेटर का सहारा लूं, हाँ 16 इंटू 7 112, श्योर ना। अच्छा, तो कितना रिमाइंडर बच गया 13, बहुत बढ़िया, यही है आंसर। हाँ आज मैंने किया था इसको दोपहर में, तो यही आंसर आ रहा था। चलो तो क्या करेंगे अब इसको भी नीचे से ऊपर की तरफ लिखने की कोशिश करेंगे, एंड विल गेट 17 13 एंड 0, लेकिन 13 हम नहीं लिखे। 13 की जगह पर हम यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 7C0 लिखेंगे। ये हेक्साडेसिमल समझ में आ रहा है, ऐसे इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि पाइथन को किसने बनाया, पाइथन का क्या यूज था, क्यों आखिर एक बंदा इंस्पायर्ड हो गया कि हमें लेट्स से एक प्रोग्रामिंग बना लेनी चाहिए जो आसान हो, है ना। हाँ एडवर्टीजमेंट वाला मत देखना, पाइथन इज इजी, सो फोर्थ स्टैंडर्ड किड्स कैन आल्सो लर्न इट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पढ़ना आसान है बस, बाकी कोडिंग वैसे ही होती है जैसे होती है, ठीक है। कुछ ऐसा समझो कि हमारे पास दो कार है, एक का इंजन खुलता है दूसरे का नहीं खुलता है, एक का इंजन खराब है और दूसरे का भी खराब है, वो बकरी वाला हाँ, तो हम क्या बोलेंगे कि जिसका इंजन नहीं खुल रहा है और उसको ठीक करना है, और जिसका इंजन खुल रहा है उसको भी ठीक करना है, ठीक है। तो अगर इंजन ना खुले और ठीक करने को कोई बोल दे, तो हमें जाहिर सी बात है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुल ही नहीं रहा है, उसको वैसे ही ठीक करना पड़ेगा। वो जावा है, वही जावा है, ठीक है। दूसरा पाइथन, सब खुल के अलग अलग हो जाएगा, अच्छे से रख दो, ठीक है। सब ठीक ठाक करके मर्ज कर दो, वो भी ठीक हो रहा है, वही पाइथन है। तो पाइथन कहने का मतलब ये है कि पाइथन को पढ़ना आसान है, लेकिन डे एंड में वही चीज मिल रही है तुम्हें जो उधर मिल रही थी, उधर भी इंजन मिल रहा था, इधर भी इंजन मिल रहा है, ऐसा कुछ। समझ में आ गई बात, चलो आगे देखते हैं। अब पाइथन को बनाने वाले जो इंसान थे उनका नाम था गुडो वैन रॉसन, ठीक है। ये एक नीदरलैंड के प्रैक्टिशनर कह लो, साइंटिस्ट कह लो, कुछ भी कह लो, CWI में काम करते थे। CWI नीदरलैंड में ही एक संस्था है, ठीक है, जैसे हिंदुस्तान का इसरो है उसी तरह से नेटवर्किंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे ये CWI काम करता है शुरू से,
ठीक है। तो कुछ 1989 का दौर चल रहा था और एक प्रोजेक्ट उसी समय एंटर हुआ CWI में, और उस प्रोजेक्ट का नाम था अमीबा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे तुम्हारा विंडोज है ना, मैक है, लिनक्स है, उसी तरह से ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड चलता था, मतलब मल्टीपल सीपीयू को, क्लस्टर्स को, सीपीयू को क्लस्टर्स कहते हैं, उनको यूज करके एक साथ चलता था। ठीक है, इसकी प्रोग्रामिंग करनी थी, मतलब नेटवर्किंग आ गया, क्योंकि 4 पीसी को भी अगर मिला के एक ऑपरेटिंग सिस्टम तुम चला रहे हो तो चारों को एक दूसरे से बात करना बहुत जरूरी है, मतलब नेटवर्किंग आ गया। CWI नेटवर्किंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे ही काम करता था, और यूज कर रहे थे वो उस समय लैंग्वेज ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस अमीबा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए। जानते हो अच्छी बात क्या है? क्या? कल को तुम इंडस्ट्री में जाके सीनियर हो जाओ और किसी से बदला लेना है। हाँ, सब जानना चाहिए इंसान, तो उसको नेटवर्किंग का काम दे दो। वो इंसान या तो मर जाएगा, जैसे HCL में कूद के मरा था एक बंदा, या तो जॉब छोड़ के चला जाएगा, और या तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्किंग के कारण मम्मी बाद में बात करता हूँ क्लास में। अब हाँ, मैं सॉरी, मम्मी का कॉल आ गया, हम सॉरी। मैं क्या बोल रहा था? हेलो, मम्मी क्लास में है, हम आपसे बाद में बात करें? हाँ, तो फिर से, हाँ, मरने मारने की बात कर रहा था। तो सॉरी, नेटवर्किंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर किसी को दे दो, मतलब कोई भी एक ऐसी प्रोग्रामिंग जो नेटवर्किंग से रिलेट करती है, ठीक है, किसी को भी बनाने को दे दो, वो बंदा सच में परेशान हो जाएगा। और उससे ज्यादा बदला लेना है तो ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या C++ को दे दो बनाने के लिए, उसमें बनाने के लिए। वो बंदा सच में तुमसे इतनी नफरत करेगा जैसे मैं अपने पड़ोसी से करता हूँ। देखते ही गुस्सा आता है ना। अब नहीं करता, अभी 3 दिन पहले तो पीतमपुरा ट्रांसफर हुआ हूँ मैं। अब नहीं करता। अभी मैं रिलैक्स्ड हूँ, है ना। मैं फिर से नफरत करूंगा जब मैं फिर से वहां जाऊंगा, है ना। अब पता नहीं कब जाऊंगा, शायद ना जाऊं। ओके, तो ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से अमीबा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया जा रहा था। ठीक है, क्रिसमस का टाइम भी था, सब पार्टी के मूड में थे, है ना। और पार्टी के मूड में ही क्या हो गया, एक खलल आ गई, यानी कि प्रॉब्लम आ गई। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऊपर से ABC, और ऊपर से डिस्ट्रीब्यूटेड जो मल्टीपल पीसीज पे चले। ठीक है, रॉसम के अंदर बहुत सारे बंदे काम करते थे, रिसर्च टीम में थे, वो लैंग्वेज बना सकते थे। उनके दिमाग में था कि वी हैव टू क्रिएट समथिंग इजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, क्योंकि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा था। 12 साल उन्होंने झेला था इस चीज को। हाँ, 1982 में उन्होंने CWI ज्वाइन किया था, और 1995 में उन्होंने रिजाइन किया वहां से। अब क्रिसमस का टाइम था, और वो मनाली नहीं घूमने जा पाए, क्योंकि नीदरलैंड में मनाली नहीं था। ऑफ कोर्स नहीं था वहां। तो उन्होंने बोला छोड़ यार, मैं कहीं नहीं जा रहा, लैंग्वेज बना लेते। तो लैंग्वेज का ब्लूप्रिंट उन्होंने बनाया। 10 दिन लगाए, क्रिसमस की छुट्टी खत्म हुई, सारे ऑफिशियल पर्सन आए ऑफिस में, उन्होंने डिस्कस किया, आई क्रिएटेड दिस। कब? मनाली नहीं गया मैं, घर पे। ठीक है, और उस डिस्क को उन्होंने सबको दिखा दिया। ब्लूप्रिंट था वो लैंग्वेज का, पाइथन का ब्लूप्रिंट। सब टीम मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट किया, और उन्होंने लैंग्वेज उतारा मार्केट में इन 1991। पाइथन का पहला वर्जन 1x। ठीक है, अभी हम पाइथन का तीसरा 3x यूज कर रहे हैं। ठीक है, 1x पे रहते हैं। 30 इयर्स में सिर्फ 3 ही अभी तक इसके वर्जन हुई।
ब्रॉडली 3 वर्जन्स निकले, बीच में इम्प्लीमेंटेशंस अपग्रेडेशन आते रहे हैं, है ना। लेकिन अब तुम कुछ ऐसे समझो कि व्हाट्सएप जो 2015 में था वहां पे पेमेंट गेटवे नहीं था, अब है। बहुत ज्यादा बदलाव हो गया ना इतना ड्यूरेशन में, तो बिल्कुल अलग हो गया है अब। पहले मेटा ने हाँ मतलब कुछ ऐसे समझो, अपडेट क्या होता है, तुम ऑडियो कॉल कर सकते थे, एक दिन तुम्हारा अपडेट है तुम अब वीडियो कॉल भी कर सकते हो, ऐसा अपडेट। लेकिन एक बड़ा अपडेट क्या होता है कि पहले तुम सिर्फ टेक्स्ट करते थे, अब अचानक से क्या करने लगे, पेमेंट करने लगे, टेक्स्ट करने लगे, वीडियो कॉल करने लगे, स्नैप भेजने लगे, सब कुछ करने लगे। ये एक बहुत बड़ा गैप हो गया ना, तो ये अचानक से हो गया। तो अभी हम 3x यूज करें, लेकिन 1x की बात करें। पाइथन को पहली बार नेटवर्किंग के लिए ही बनाया था रोसम, क्योंकि वो जिस सेगमेंट में थे वहां पे जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको टैकल करना उनका पहला मोटिव था। पैरेलली मोटिव ये था कि मैं एक आसान लैंग्वेज बनाऊंगा जो इंग्लिश टाइप सिंटेक्स को यूज करेगा, जैसे प्रिंट करना है तो प्रिंट यूज करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नहीं यूज करेंगे, प्रिंट एफ नहीं यूज करेंगे। एफ का क्या मतलब है, प्रिंट का मतलब होता है लिखो, प्रिंट यूज करेंगे, समझ में आ रही है। तो इस बात को उन्होंने ऐसे डिफाइन किया था अपने मेंबर्स के सामने, और सबने अग्री किया और उन्होंने लैंग्वेज बनाया। 1991 में उन्होंने मार्केट में लैंग्वेज उतारा, लेकिन 4 साल फिर भी CWI में बैठे रहे, 1995 में रिजाइन किया उन्होंने। तो सी, कभी भी कोई एप्लीकेशन बनता है तो एप्लीकेशन ऐसे ही मार्केट में नहीं दे दिया जाता कि ठीक है यूज करो, उस एप्लीकेशन की टेस्टिंग होती है। अब एक लैंग्वेज इन्होंने बनाया तो वो लैंग्वेज कितनी पावरफुल है, कितना रॉबस्ट है, क्रैश करता है कि नहीं करता है ज्यादा लोड पे, ये सब चेक करना उनकी जिम्मेदारी थी। और उन्होंने क्या किया इसके लिए, उन्होंने CWI में उसके बाद जितने प्रोजेक्ट आए 1991 के बाद सबको उन्होंने पाइथन से बनाना स्टार्ट, टेस्टिंग की टेस्टिंग हो गई, रॉबस्ट का पता चल गया, पैसा भी नहीं लगा। अब रोसम बोल्डली खड़े होके बोल सकते थे कि आई हैव सच लैंग्वेज जो बहुत इजी है और बहुत सारे काम कर देती है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स काम, यानी कि मैंने अभी बोला ना कि किसी से बदला लूंगा मैं तो मैं नेटवर्किंग का काम दे दूंगा, ऑफ कोर्स लूंगा मैं बदला, है ना, ह्यूमन टेंडेंसी। हाँ भाई, ऐसा होता है। तो पाइथन को नेटवर्किंग के लिए बनाया गया था, मतलब नेटवर्किंग का काम सच में टफ था और पाइथन से वो इजी वे में होने लगा। तो उन्होंने पहली बार डेवलपर के बारे में सोचा था, मतलब हम हमेशा जो भी प्रोडक्ट उठाते हैं बनाने के लिए, जैसे अमेजोन हो गया, वो यूजर के लिए आसान हो इस मोटिव से बना रहे हैं उसे। लेकिन डेवलपर के लिए वो कितना टफ है उसको इजी करना, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। पहली बार एक बंदे ने सोचा कि ठीक है पाइथन बनाते हैं, इसलिए पाइथन आया। तो मोटिव एक ही था, आसान लैंग्वेज, इंग्लिश टाइप सिंटेक्स, ठीक है। जावा की तरह नहीं कि इंट ए इज इक्वल टू 10, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 10 इज फाइन, पाइथन विल अंडरस्टैंड कि ए की वैल्यू 10 है और वो इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ओके। तो 4 साल उन्होंने टेस्टिंग करी और उनको पता चल गया कि उन्होंने क्या बनाया है। अब दिक्कत ये थी कि 1995 में हो गई एंट्री जावा की, पाइथन को वैसे भी नहीं चली, CWI नहीं यूज किया, और CWI एक सरकारी संस्था निकली, कितना ही यूज कर लेती, है ना। तो रॉसम के पास तो पैसे थे नहीं, है ना, क्योंकि वो काम करने वाले आदमी थे, जॉब करने वाले, उन्होंने लाइफ लॉन्ग जॉब जॉब करी है। अभी 2020 में वो माइक्रोसॉफ्ट से एक तरह से रिटायरमेंट लेके बैठे हुए। हाँ मतलब सब जो बड़े काम करते हैं मरते नहीं, ये जिंदा है। हाँ, सी बनाने वाले मर गए, अपने फ्लैट में मुर्दा मिले, सुसाइड नहीं करा, पता नहीं कैसे मुर्दा मिले थे, लेकिन मरे हुए मिले थे। सी बनाने वाले जो डेनिस रिची थे वो मुर्दा मिले थे अपने फ्लैट, ये जिंदा है ना। नीदरलैंड के रहने वाले थे, है ना, अभी भी हैं। मियामी, मियामी कह रहा हूँ, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया, सी साइड में इनका फ्लैट है। तो ये बिल्कुल अच्छे से है ना, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अब ये सेमिनार्स लेते हैं, जैसे हम कंसल्ट कर रहे हैं ना, आप लोग को बात कर रहे हैं, उसी तरह ये भी कर रहे हैं। पाइथन्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में इनको बुला बुला के, इनको पैसे दे दे के, लोग बुला बुला के काम करवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं, बोलने का पैसा दे देते हैं, ओके। कभी बोलने का पैसा तुम लोगों ने लिया है? नहीं लिया है?
कितना बोलेगा घंटे का कितना लिया है? घंटे का नहीं, वो मतलब ऐसे एक सेमिनार में इसको बुला लेते हो, मतलब कि आपको स्पीच वगैरह। मैंने घंटे का लिया है चैट जीपीटी के ऊपर। ओके। हाँ 10,000 रुपये घंटा, 5 घंटे बोला था 50,000 रुपये। तो घंटे के हिसाब से पेमेंट होते हैं। अब चैट जीपीटी पूरा एक्सप्लेन किया होगा आपने? हाँ चैट जीपीटी कैसे, क्योंकि नॉन टेक वालों को समझाना था, जो होते हैं ना वो नॉन टेक बंदे जिनको कुछ काम करना है, जैसे ईमेल कैसे ड्राफ्ट करे, इससे कैसे बना ले, उसके लिए उसका सेमिनार दिया था उनके ऑफिस में जाके, तो 10,000 रुपये घंटे का था। मैं जानबूझ के उसको लंबा खींच रहा था च्युइंगम की तरह, है ना। हाँ, और मैं टाइम बिल्कुल क्लॉक कर रहा था। हाँ, तो ऐसे स्किल सीख लो कि घंटे का पैसा मिल सके ना, मजा आ जाता है फिर ऐसे पैसे आते हैं तो। अब फिर मुझे याद है 4 बजे रात तक मैं रोड पे था, है ना। नहीं, ऐसे ही रोड पे था। हाँ चलो खैर, तो वही वो भी कर रहे हैं। वॉरेन बफे भी घंटे का पैसा लेते हैं डिनर करने का या लंच करने का। तो लंच करने का पैसा उनसे कोई नहीं ले रहा। मतलब रोशन ने ये नहीं, सॉरी गुडो में ये वॉरेन बफे हैं, ये इन्वेस्टमेंट एक तरह से करते हैं ना, तो ये उसके ऊपर सजेशन देते हैं। तो ये इनके साथ अगर तुम्हें लंच करना है ना, यू हैव टू पे 35 करोड़ आई गेस। मतलब ऐसा क्या सोना खाओगे, हीरा भी खाओगे तो इतना महंगा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली उनकी जो बातें होंगी उस मोमेंट पे, वो फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। उसके पैसे हैं। एक एक्सपीरियंस है ना जो लाइफ लॉन्ग उन्होंने गेन किया है, जो गैदर किया है, जिससे उन्होंने कुछ बनाया है, ठीक है। उसको उन्होंने बताया एक छोटे से ड्यूरेशन में, उसका उन्होंने चार्ज लिया है तुमसे। समझ में आ रहा है? यही होता है कंसल्टिंग। हम कंसल्टेंट हैं सब। मैं एआई कंसल्टेंट हूँ। सेम लॉयर्स वगैरह जैसे होते हैं हाँ डाइवोर्स लॉयर्स होते हैं। तो पर आवर के हिसाब से चार्जेस करते हैं, अच्छा कभी केस में सुन रहा अच्छा, फंसे थे क्या कभी? हूँ। फंस गए थे? नहीं पता नहीं, वैसे ही पता। ऐसे ही पता है, ऐसा तो मुझे भी नहीं पता चला। एक्सपीरियंस ले रहे हैं। अभी ट्रैफिक में था, सही बताना। नहीं ट्रैफिक में नहीं, वैसे वैसे न्यूज वगैरह में पता लग नहीं नहीं, गया। अभी तुम ट्रैफिक में फंसे हुए थे। तो बाइक से गिर गया था। गाड़ी रॉन्ग साइड में। कहाँ? ये देख लो, निकाल दो। ऐसा फर्जी चीज नहीं देखता मैं, ठीक है। अरे चलो कोई नहीं। ओके, एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे थे हम तो। एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिप्लेस किया गया 1991 के बाद। उसके बाद जितने प्रोजेक्ट है, रोसम ने उसको पाइथन से बनाया और उसकी टेस्टिंग करवाई, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। रोशन चाहते थे कि इसको लोग कंपनीज यूज करें, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे और ये भी बताने की पोटेंशियल नहीं थी उनके अंदर कि अच्छा काम करता है, क्योंकि कोई भी उनका लैंग्वेज क्यों इनिशियल स्टेज पे यूज करेगा, हो सकता है कि कुछ बग आ जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो ध्यान से समझो, एक बंदा जिसके पास पैसे ना हो, तुम्हारा एक बिजनेस है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारा शाहरुख खान से जान पहचान है, लेकिन वो भी कह रहा है कि मैं बिना पैसे लिए एडवर्टीज नहीं करूंगा, तो कैसे करवाओगे एडवर्टीज? क्या क्या दिखा के? यूटिलिटी दिखा के? मैं तो नहीं देख रहा। उसके किसी प्रोडक्ट को हम प्रमोशन मतलब तुम्हारी प्रोडक्ट की यूटिलिटी देखने के लिए भी आई नीड सम टाइम, राइट? मेरे पास तो है ही नहीं। मैं शाहरुख खान को देखने के लिए वेट कर लूंगा 5 मिनट। मैं तुम्हारी यूटिलिटी के लिए तो नहीं वेट कर रहा। मैं पता है क्या करूंगा? अरे यार, पैसे नहीं है। किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर देंगे, जैसे शाहरुख खान की मूवी वगैरह। वो पैसा मांग रहा है मेरे से, सिंपल बात है, पैसा। वो मेरे से पैसा मांग रहा है। मैं पता है क्या करूंगा? मैं शाहरुख खान जब परफॉर्मेंस देने जा रहा होगा तो उसके कपड़े फाड़ दूंगा और बोलूंगा ये ले, मैं शर्ट बनाता हूँ, पहन के जा। कॉन्सर्ट में हो गया था, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, सबने देखा कौन सा टी शर्ट था, कौन सा शर्ट था, सबको जानना है। रातों रात मैं पॉपुलर हो गया। समझ में आ रही बात? यही रोशन ने भी किया। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी को टारगेट किया। उन्होंने 2000 में अपनी कंपनी फाइल करी थी, 2000 रुपए में नहीं, 2000 ईस्वी में, सन में, है ना, ईयर। उसमें उन्होंने अपनी कंपनी फाइल करी और उस कंपनी से उन्होंने रिजाइन मार दिया 2003 में। एलिमेंटल सिक्योरिटी यूएस की वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट है, वहां पे उन्होंने 2.5 years
इन्वेस्ट किया और उनको कुछ सक्सेस नहीं मिला, पाइथन को नहीं यूज करवा पाए। एंट्री होती है लास्ट में उनकी गूगल में उन्होंने 7 साल दिए और वो स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, बहुत हाई प्रोफाइल पोजीशन है ये, जहां पे स्टेक होल्डर से बात होती है और डिस्कशन होते हैं, सजेशंस मांगे जाते हैं, ओपिनियंस ली जाती है। तो गूगल का काम जो कोर का है वो ये है कि एडवर्टीज करना इंटरनेट पे, किसी भी चीज को, कभी भी एडवर्टीजमेंट आ रही हो तुम उसको कैंसिल आउट करोगे तो दिखाएगा गूगल एड्स। ठीक है, अब समझो प्रॉब्लम क्या थी। पहले गूगल का जो एड दिखाया जा रहा था इंश्योरेंस का, वो एक 2 साल के बच्चे को दिखाया जा रहा था जब वो पोगो देख रहा था, है ना। वो खरीदेगा कभी कुछ उस एडवर्टीजमेंट को देख के? उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यही दिक्कत थी। तो दिक्कत थी तो क्या किया गया, गूगल बहुत परेशान क्योंकि उसके क्लाइंट उससे नाखुश थे। बोले थे यार हम तुम्हें पैसा इतना दे रहे हैं लेकिन हमारा एडवर्टीजमेंट में बैठ नहीं पा रही हो क्या आप, क्या हो गया? तो दूसरे चेयर पे बैठ जाओ ना। अच्छा अच्छा। तो एडवर्टीज करना जो था वो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो जो क्लाइंट्स थे वो नाखुश थे। नाखुश इसलिए थे कि भाई मैं तुम्हें इतना पैसा दे रहा हूँ लेकिन मेरा तो ग्रोथ हो ही नहीं रहा सेल्स में, क्योंकि उनके भी तो डेटा एनालिटिक्स के बंदे बैठे हुए जो देख रहे हैं, सर आपने इतना पैसा इन्वेस्टमेंट पे उस पे दे दिया, एडवर्टीजमेंट में गूगल को दे दिया, कुछ हो नहीं रहा हमारा, मत करो, पैसे मत दो यार, रहने दो। क्लाइंट भागने लग गए। अब गूगल है वो, है ना, उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से मीटिंग करी, MIT के प्रोफेसरों से मीटिंग करी, सबसे ज्यादा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के जो जो प्रोफेसर्स थे उनसे मीटिंग हुई। उन्होंने अपने 20-20 साल के रिसर्च जो उन्होंने किए थे स्टैटिस्टिक के ऊपर, उन सब के थियरी पेपर्स को देखा। उसके बाद उनको एक काम बताया कि आप मेरे लिए इसको कोड में कन्वर्ट कर दो। उन्होंने बोला कि सॉरी मैं जावा तो नहीं सीखने वाला तुम्हारे लिए, ना .NET, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। यही प्रॉब्लम लेके वो कहाँ पहुंचे, गूगल के हेडक्वार्टर में। और स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और CEO डायरेक्टर सबकी मीटिंग हुई और फिर ओपिनियन मांगा गया कि एक लैंग्वेज बताओ जो आसान हो, जिसको 1-2 सप्ताह में सीखा जा सके। तो रॉसम ने सजेस्ट किया मेरा लैंग्वेज यूज कर लो। देखो एक्सपेरिमेंट तो कर ही रहे हो ना तुम, नहीं सक्सेसफुल होगा तो क्या करोगे, फेंक देना उठा के। यूज करवा दिया उन्होंने, उन्होंने बोला ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं इसको, लेके गए, उन लोगों ने सीख लिया और कोड करना स्टार्ट किया, कोड करने लगे। गूगल के डेवलपर भी उनके साथ कोलैबोरेट करके कोड करने लगे जहां कहीं वो फंस जाते थे, क्योंकि उन्होंने भी पाइथन सीखा। अब पहली बार पाइथन को गूगल इस्तेमाल कर रही थी और गूगल ने पहली बार रिकमेंडेशन सिस्टम निकाला 2011 में। एग्जाम्पल सुन लो, Amazon पे कभी गए हो तुम लोग? क्या परचेज किया है? शर्ट्स। कुछ ऐसा है जो तुम देखे और परचेज नहीं करे? हाँ जैसे वॉच वगैरह कोई देख ली तो कोई ऐसा फॉसिल के देख रहा था ना, मुझे पता था। हाँ मुझे मुझे पता था, मुझे बिल्कुल पता था इस बात का। उसकी एड्स वगैरह वो बाद में ये होता है कई बार जब हम यूट्यूब वगैरह पे जाते हैं ना तो सिमिलर इमेज नोटिस किया हाँ, उसकी एड्स आ रही है। कभी MX प्लेयर पे भी जाना, कोई फिल्म अगर रिकॉर्डेड होगी उसको भी देखना और पॉज कर देना, 95% डिस्काउंट मिल सकता है वहां पे, लेकिन रेट उतना ही रहेगा। ठीक है। वो रिकमेंडेशन सिस्टम है। तुम फेसबुक पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, तुमने वहां पे कभी सर्च नहीं करा लेकिन तुम्हें दिखाया जाएगा, क्योंकि एंड्रॉयड में जब तुमने लॉगिन किया था तो एक ईमेल आईडी की जरूरत है और ईमेल आईडी गूगल का प्रोडक्ट है, उस गूगल को पता है कि तुमने क्या सर्च किया किस एप्लीकेशन पे, वो सब जगह दिखाएगा उससे। कब तक? जब तक तुम्हें ऐसा महसूस ना हो जाए कि तुम अगर इसको खरीदे नहीं तो मर जाओगे, तब तक। और तुम खरीद लेते हो। ठीक है, इसको कहते हैं गेम, दिमाग के साथ खेलना। अब किसी का भी प्रोडक्ट खरीदो, खरीदना तो तुम्हें किसी ना किसी कंपनी का, और गूगल ने उन सबसे पैसे ले रखे हैं। किसी ना किसी का तो सेल्स ऊपर जाएगा, गया, है ना। और इसके लिए गूगल ने चार्ज किया, अब उनका काम चलने लग गया। अब गूगल ने ये ओपनली आके बोल दिया मैंने रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है?
फेवरेट हीरो सारे हैं, सारी नहीं, वन ट्रैक माइंड। फेवरेट हीरो कौन है? ऋतिक रोशन। उसकी तरह शर्ट वर्ट चश्मा वश्मा टोपी वोपी लगा के घूम रहे हो ना? कर रहे हैं हम, राइट? हम फुटप्रिंट फॉलो करते हैं, राइट? हाँ, समझ लो कि गूगल शाहरुख खान है और छोटी छोटी कंपनीज जो हैं वो उसके फुटप्रिंट को फॉलो कर रही हैं। गूगल ने बोल दिया या पहन लिया एक बार टी शर्ट, सबके लिए वो ठीक है, सब पहनेंगे करेंगे। सबने फुटप्रिंट फॉलो करना स्टार्ट करा और डे एंड में पता चला पाइथन का क्रेज बढ़ गया, जावा से चला गया। ठीक है, जस्ट बिकॉज गूगल ने उसको अश्योर कर दिया है कि अभी अच्छा काम कर रहा है, ये लैंग्वेज रॉबस्ट है, अच्छा काम करती है, और इसके हेल्प से ही हमने इसको बनाया है एसके लर्न नाम के पैकेज को, जो मशीन लर्निंग का पैकेज है जिससे रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया गया है। समझ में आ रही बात? तो जब ये बातें हो गई तो फिर ऐसा लगता है कि पाइथन का अपडेट हो जाए। देखो, मैं बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन में बिलीव करता हूँ क्योंकि उसी सेगमेंट से है ना। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आउटडेटेड होगी। थोड़ा सोचो, गूगल ने एंड्रॉयड का 95% मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है एप्लीकेशंस के। 95% मार्केट, 5% 3% में तुम्हारा एप्पल आईफोन आता है, ठीक है? उस 95% मार्केट में बैठने के बावजूद गूगल कह रहा है कि आई वॉन्ट टू स्विच फ्रॉम एंड्रॉयड फर्स्ट टू एआई फर्स्ट। अब हम जो भी काम करेंगे एआई की तरफ सबसे पहले करेंगे, फिर एंड्रॉयड पर करेंगे काम। ठीक है, और उसके लिए ये कहना बस काफी नहीं है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट होती है। सरकारी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि पैसा कुछ निकला पहुंचा कुछ भी नहीं, है ना। ये पैसा गूगल का है, प्राइवेट पैसा है, और वो पैसा गूगल इन्वेस्ट कर रही है, किसी के घर में ले जाकर नहीं दे रही है, सैलरी के तौर पे दे रही है। और जब पैसे मिलते हैं ना तो एक्साइटमेंट बढ़ता है काम का, है ना। हाँ, अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो अपने बच्चे को बोलना कि देखो बेटा, अगर तुमने आईआईटी निकाल दिया ना तो मैं तुझे कार दूंगा, कसम से वो आईआईटी निकालेगा कुछ भी हो जाए, है ना। लेकिन शर्त क्लियर रखना कि दूंगा तभी जब निकाले, देख लेना वो निकाल लेगा। या उसको हर महीने तुम 10-10 हज़ार रुपए देना अभी के इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, उस समय का कैलकुलेट कर लेना, वो जरूर निकाल देगा। पैसे में बहुत जोर है ना। हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, नहीं तो पैसे तो अभी भी कमा रहे हैं, बट उस लेवल का नहीं मिल रहा, राइट? इसीलिए तो डेवलपर बनना चाहते हैं, इसीलिए तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़ के एआई इंजीनियर बना। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ पैसा, मनी। अब सबने इसको यूज किया, यूज करने के बाद अच्छे रिजल्ट्स आए, लोगों ने इसको फॉलो किया। और जो तुम कह रहे हो आउटडेटेड होगी, नहीं होगी। आउटडेटेड इसलिए नहीं होगी क्योंकि गूगल ने बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। 2007 से गूगल पाइथन यूज कर रहा है, आज 23 है, कितने साल हो गए? 16 साल हो गए। 16 साल में उसने इतने करोड़ रुपए बहा दिए हैं इसके पीछे, इन प्रोजेक्ट्स के पीछे, कि अब वो दोबारा शुरू से कोई लैंग्वेज लेके सारे मॉड्यूल्स को फिर से बनाने के लिए पैसे, और 16-17 साल पीछे वो जाना नहीं चाहेगा। ठीक है, इसलिए रिप्लेस नहीं किया जाएगा। कोई आएगा तो साइड बाय साइड यूज कर लेंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे, ऐसे बनाया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं तो जावा तो कब की आउटडेटेड हो जाती, 2014 में ही। नहीं हुई ना, क्योंकि गूगल और ओरेकल के बीच में लड़ाई हुई यूके की कोर्ट में। ठीक है, वो इस बात से हुई थी कि गूगल एंड्रॉयड का जितना एप्लीकेशन बनाता था जावा से बनाता था, और पैसा देता ही नहीं था ओरेकल को, क्योंकि ओरेकल का वो पहले प्रोडक्ट था नहीं। वही तो बात है यार, यही तो खिचड़ी बना के रखी है इन लोगों ने। नाम कुछ और चल रहा है, काम कुछ और चल रहा है ना। सुनो मेरी बात, 1995 में जावा आई सन माइक्रोटेक के द्वारा। सन माइक्रोटेक एक कंपनी थी जिसने 2008 में माई एसक्यूएल एबी को अक्वायर किया, क्योंकि माई एसक्यूएल एबी वही कंपनी जो माई एसक्यूएल डेटाबेस बनाए हुए है। ठीक है, वो बैंकरप्ट हो गई तो 2008 में सन माइक्रोटेक ने माई एसक्यूएल को एक्वायर कर दिया, खरीद, उसके लोन्स जो थे वो चुका दिए, है ना। यही होता है एक्वायर।
और 2010 में खुद ही बैंकरप्ट होगी। तो ओरेकल, सुनो मेरी बात सुनो, तो उसका प्लान्स था उसमें, है ना, प्लान्स ये था कि हमारा प्रोडक्ट इतना पावरफुल है कि हम किसी को झुका सकते हैं, और सच में झुकाया था इन लोगों ने। जावा वालों ने डेटाबेस वालों को झुका के रख दिया था, है ना, इनके लैंग्वेज इतने रॉबस्ट है। ठीक है, 2010 में बैंकरप्ट ये भी हो गए। ठीक है, तो ओरेकल सामने आया और इसने खरीद लिया। अब जब भी हो जाए ओरेकल, क्योंकि माई एसक्यूएल ये भी एक पनौती कंपनी मेरे हिसाब से। हाँ, इसने इसको जिसने खरीदा वो बैंकरप्ट हुई है। और जो ओरेकल है वो इसी की कगार पे है, क्योंकि उसने गूगल से लड़ाई ले ली है। और गूगल ने 2014 के जो कोर्ट केस हुए थे, पैसा देने से तो मना कर दिया था। और ओरेकल ने जब खरीद लिया था जावा को, तो ओरेकल को ने नोटिस किया कि यार गूगल सबसे ज्यादा एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहा है जावा की मदद से, लेकिन हमें पैसा ही नहीं दे रहा। तो उन्होंने पहले इनफॉर्मल बात करी कि वी नीड सम कमीशन, लेकिन बात तो ये ऑन पेपर थी कि जावा जो है वो फ्री है। ठीक है, तुमने खरीदा अच्छी बात है, लेकिन तुमने सन माइक्रोटेक को खरीदा है। उनके जो प्रोडक्ट जो उन्होंने शुरू से ही ओपन सोर्स कर रखे उसको पेड नहीं किया गया, और मैंने उसको यूज किया है। ठीक है, फिर 2014 में जब कोर्ट में केस हुआ तो रातों रात ओरेकल ने एक नया लॉन्च निकाला जावा का और कर दिया पेड। लेकिन वो एक गलती वहां पे भी कर गए, उन्होंने पूरा जावा को पेड नहीं किया, जावा के एक स्पेसिफिक वर्जन के बाद आने वाले वर्जन को पेड किया। तो ये हो गई गलती उनसे। अब यूके की कोर्ट में पेपर सबमिट हुए, गूगल भी था वहां पे, और उन्होंने बोला जब हमने बनाया था इनका जो लैंग्वेज था वो फ्री था। ठीक है, अब जो है इन्होंने पेड किया है, लेकिन अभी भी इनका लैंग्वेज फ्री है जहां तक हमने यूज कर रखा है, उसके बाद पेड है। तो हम तो पैसा नहीं देने वाले। और एक साल बाद जावा, सॉरी, गूगल आता है एक और लैंग्वेज के साथ जिसका नाम है कॉटलिन, जो जावा की तरह ही है। उससे एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाए जा रहे हैं। जावा अगर ये, सॉरी, गूगल अगर ये कह देता कि हम जावा नहीं यूज करेंगे एंड्रॉयड मार्केट के लिए, तो जो गूगल के जितने प्रोजेक्ट थे वो सब फंस जाते एक साथ। इसलिए उसने मना डायरेक्ट नहीं किया, उसने बोल दिया उसी समय, एक स्टेटमेंट जारी हुई गूगल की तरफ से, देखो जावा से तुम एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाओ, लेकिन साथ साथ पैरेलली तुम कॉटलिन की तरफ मूव करो, क्योंकि जावा को हम किसी भी दिन बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये है स्टेटमेंट। तो बोला ना, ओरेकल ने खरीद लिया है सन माइक्रोटेक को, और सन माइक्रोटेक को ने किसको खरीदा था? माई एसक्यूएल एबी को। और पनौती कौन है? तो किसके पास पहुंची है वो? और लड़ाई किससे हो गई? गूगल से। किसके खराब दिन आएंगे? एसक्यूएल सीखे नहीं क्या हम लोग? बिल्कुल सीखो यार, वो फिर किसी के पास जाएगी, बहुत रॉबस्ट डेटाबेस है वो, है ना। उसमें नाम उसका मतलब डेटाबेस खराब नहीं है, नाम खराब है उसका। उसको मार बोलता है, कैरेक्टर इशू है उसको, हाँ, कैरेक्टर इशू है मुझे इसके अंदर। डेटाबेस बनाने वालों ने अपनी बेटी के नाम पे रखा था उसका, मायस के लिए भी, तो मुझे लगता है नाम खराब है। उसका नाम कुछ जैसा मरिया दीदी है ना, ऐसा कुछ नाम होने का, है ना, ऐसा नाम ठीक है। हाँ जी। मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा पूजा पाठ करवाने की जरूरत है उस डेटाबेस के ऊपर। क्योंकि वो जहां जहां पहुंची उसको खा गई, है ना। जैसे कोहिनूर का हीरा कभी भी मेल के पास नहीं रहा, हमेशा रानियों के पास ही रहा, है ना। ये उस जो राजमहल है जो यूके में है, उसका ये है स्टेटमेंट, कि वो राजा के पास नहीं रहता, राजा रखने की कोशिश किया, वो हमेशा बर्बाद हुआ, क्योंकि वो जो कोहिनूर हीरा था वो साउथ में, साउथ इंडियन के पास एक था, है ना, वो उनका पूरा रियासत ही चला गया, और जिस जिस राजा के पास होके गुजरा उनका रियासत गया, इसलिए रानियों के पास ही रखा गया। अभी तो राजा के पास ही है। नहीं, अब वो किसी के पास नहीं है, अब वो मुकुट पर रखा हुआ है, एक लैब में रखा हुआ है, तुम जाकर देख सकते हो, यूके बोर्ड है वो, उसमें होता है म्यूजियम्स में। ठीक है, बहुत सिक्योरिटी में। खैर एनीवेज आगे देखते हैं। कहाँ की बात कहाँ चली गई ना। ओके, तो इन्होंने एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से क्या बनाया? अमीबा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। लेकिन उसी समय इनको, मतलब मैं जब कोई काम करता हूँ वो टफ होता है तो मेरी नानी याद आ जाती है। ठीक है, इनको भी आ गई, और इन्होंने समझ लिया कि हमें एक लैंग्वेज की जरूरत है, और इन्होंने पाइथन बनाया। पाइथन का नाम पाइथन कैसे पड़ा? तो एक मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस करके सीरियल आता था,
जिसकी होस्ट अर्चना पूरन सिंह नहीं थी, ठीक है, जो वो थी अर्चना पूरन सिंह वाला नहीं, ये BBC वन पे आता था, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, और ये कॉमेडी सीरियल है। सीरियल भी एक जीनियस अपने हिसाब से पिक करता है, पता है, ये एक महीने में एक एपिसोड आता था। अच्छा। वो जीनियस बंदे थे ना, उन्होंने वैसे ही सीरियल भी पिक कर रखी है कि मैं एक महीने में एक ही बार देखूंगा, है ना, और खूब हंस लूंगा, है ना। तो इसका जो पेट नेम था वो था मोंटी पाइथन, ठीक है। और रॉसम ने अपने बच्चे का नाम यानी कि पाइथन का नाम पाइथन ले लिया यहाँ से। देखो किनके कॉपीराइट होते, किनके कॉपीराइट, हाँ, फादर और मदर दोनों के। तो नाम देने का हक फादर और मदर दोनों का हो सकता है, ठीक है। कोलैबोरेशन में नाम दिया जा सकता है ना। आजकल तो दोनों का नाम उल्टा पुल्टा तोड़ के एक नया नाम बना रहे होंगे, है ना। कुछ नाम पता है तुम लोगों को? क्या नाम है तुम्हारा? पापा मम्मी का क्या नाम है? अच्छा, अभिनंदिता, अभिनंदिता, है ना। एक HR ने कॉल किया था मुझे, उसका नाम है ना। हाँ, तो अभी उसके डैड का नाम हो सकता है और नंदनी उसकी मम्मी का नाम हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों का मिल के कोलेबोरेशन एक था। उसी तरह से पाइथन में अब मॉम तो थी नहीं, डैडी डैड थे, तो इन्होंने अपना नाम खुद ही रखा कि हम पाइथन रखेंगे, है ना। अब तुम लोग पता है ये नाम मुझे क्यों, इसको इसका लॉजिक जानना पड़ा। एक बंदे ने पूछ दिया पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों है, जब पहले पहले बिल्कुल पढ़ाता था, और वो मुझसे बिल्कुल जैसे आंसर लेने को कुछ भी कर सकता था, है ना, आंसर लेने के लिए। और मुझे पता नहीं था, तब मुझे ये थॉट आया था कॉपीराइट वाला। खैर, तो पाइथन का नाम इसलिए पाइथन पड़ा क्योंकि मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस BBC वन पे जो आता था वो बहुत अच्छा लगता था रौसम को, और रौसम ने अपने अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया अपने लैंग्वेज का। अब एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेज की पहले बात करेंगे। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इसका? डिसएडवांटेज ये है, जो कि अब ना के बराबर है, लेकिन फिर भी गिनवाना तो है, हम अच्छी बातें सिर्फ नहीं कर सकते, हमें बुरी बातें भी करनी पड़ती है ना। तो बुरी बात यह है कि इसका एग्जीक्यूशन टाइम हाई है। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता हाई है कि लो है, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग, हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, ठीक है। सारा ऑपरेशन क्लाउड पे हो रहा है, इंटरनेट हमारा 4G 5G पे चल रहा है, ठीक है, 1 Gbps की स्पीड गेन कर रहे हैं, है ना। हम उस दौर में बैठे हैं लेकिन फिर भी हम स्पीड की बात कर रहे हैं। तो गिनवाने के लिए, काउंट करवाने के लिए किसके डिसएडवांटेज है, मैं गिनवा रहा हूँ। एग्जीक्यूशन टाइम इज हाई, ठीक है। किससे हाई वो मतलब नहीं है, बस हाई है ना। मतलब अगर कंपेयर करें तो जावा का कॉम्पिटिटर पाइथन है और पाइथन का जावा। आने वाली टेक्नोलॉजी पाइथन की है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी जावा की, ठीक है। देखो, जैसे अभी मैंने बताया ना कि पाइथन को 2007 से यूज किया जा रहा है, तो रिप्लेस करना मुश्किल है। उसी तरह से जावा को 1995 से यूज किया जा रहा है, उसको भी रिप्लेस करना मुश्किल है क्योंकि 3 बिलियन से ज्यादा एप्लीकेशंस जावा पे चल रहे हैं। तो बंदे तो हायर होते रहेंगे, है ना। क्योंकि जिसने पैसे लगा दिए हैं करोड़ों रुपए, वो अब नए लैंग्वेज से नहीं उसको अफोर्ड करेगा। वो बोलेगा इससे मैं छोटा मोटा अपग्रेडेशन कर दे भाई, ठीक ही चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कर दे। तो जॉब नहीं जाने वाली किसी की, ठीक है। उसी तरह से पाइथन का जो इन्वेस्टमेंट है ये जो वो कर रहे हैं, ये भी नहीं रिप्लेस होगा। और हम जिस एज में बैठने वाले हैं वो AI एज आने वाला है, ठीक है। हम उस एज में बैठने वाले हैं, हमारे बूढ़ा होते होते तक पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, लेकिन मेरे बूढ़े होते होते तक AI जरूर आ जाएगा।
है ना। वैसे 12-13 के बाद से टेक्नोलॉजी काफी फास्ट हो गई है, बहुत ज्यादा। 2000 अरे यार मैं बताता हूँ, 2012 शेयर मार्केट देखते हो तुम? से कब से? मुझे याद कभी ग्राफ देखा है उसका? कोई अच्छी कंपनी का ग्राफ, अच्छी कंपनी का ग्राफ ऐसे चलती है, ऐसे चलती है अच्छी कंपनी का ग्राफ। तुम्हें 20 साल तक लगातार झिला देंगी और एक ही दिन इतना प्रॉफिट दे देंगी कि तुम पागल हो जाओगे। नहीं। हाँ, समझ में आ रहा है? तो हम, इस तरह से हाँ तो हम जिस एज पे बैठे ना, वो ये पॉइंट 2014 तक का दौर ये था। सब कुछ प्रिपेयर हो चुका था, हम लॉन्चिंग के लिए तैयार हैं और लॉन्च हो चुके हैं। अब ऊपर जाने वाले हैं हम लोग। या तो अल्ट्रॉन ले जाएगा बहुत सारी कंट्रीज ने बैन कर रखा है स्ट्रॉन्ग एआई पे काम करना। उनको इसी बात का डर है कि जॉब जाएंगी बहुत तेजी से, और जा रही है, इसको ना नहीं कहा जा सकता। हम जिस एज में बैठे हुए हैं, तो मानो ना मानो, नोकिया को भी लगता था कि मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, हुआ ना। 15 साल पहले किसी को नहीं पता था कि यूपीआई क्या होता है। आज बिना यूपीआई के काम नहीं चल रहा हमारा, ठीक है। अगर तुम ऐसे मान के चलोगे, ब्लैकबेरी कंपनी जो मोबाइल बनाती थी, वो कह रही थी कि हम अपना कीपैड वाला छोड़ेंगे ही नहीं, सिस्टम आउटडेट हो गई, कोई नहीं पूछता। समझ में आ रहा है? अगर तुम नहीं चेंज हुए तो मार्केट तुम्हें चेंज कर देगी, और अच्छे तरीके से कर देगी, कि तुम कहीं के ना रहो। ये सबसे अच्छी बात है। समझ में आ रहा है? तो मेरा सजेशन आप लोगों से ये है कि खूब पढ़ो, और एक सेगमेंट को सिर्फ मत पढ़ो, ठीक है। देखो अभी तुम अपना टाइम जो है, जो बहुत कीमती है, इन्वेस्ट कर दोगे तो आगे चल के तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी तुमने मौज मस्ती कर ली, है ना, तो तुम याद रखो, जिंदगी भर काम करोगे और रो रो के काम करोगे। जिंदगी तुम्हारा मजे नहीं लेगी, जिंदगी तुम्हारे साथ खिलवाड़ करेगी, है ना। और तुम चाह के रोना भी चाहो तो आवाज नहीं निकलेगा उस मोमेंट पर। ये है, ऐसा है ना। तो चीजों को फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दो, है ना। क्या कह रहे हो, सोच रहे हो कुछ? बात यार। अच्छा अच्छा, हाँ मैं बात ऐसे डीप इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत पहले से अपने डिसीजंस ले रहा हूँ है ना। हाँ, अब डिसएडवांटेज के बारे में सुन लो, सॉरी एडवांटेज के बारे में सुन लो। हैं? हाँ बस एक ही है, वो भी जबरन गिनवाया है मैंने, ठीक है। एक और लिखना चाहो तो लिख लो। अब एग्जीक्यूशन टाइम हाई है तो मोबाइल एप्लीकेशन इज अ बैड चॉइस। ये दूसरा उसी को लिखा है मैंने दोबारा, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा कभी भी। मतलब मान लो कि मेरी लड़ाई हो गई, चलिए लिखना है तो क्लास के बाद आप भेज दो। अरे मैं सब भेज दूंगा यार, तुम बिल्कुल चिल करो, ठीक है। मैं गिटहब अभी सिखाऊंगा, अभी गिटहब तो सिखाया नहीं, जो कि सिखाना बहुत जरूरी है। मुझे लगा कि साथ साथ लिखते रहो इसमें। नहीं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ क्लास में लिखने की कोई जरूरत नहीं। तुम जो 1.5 घंटे देने आए हो, 2 घंटे देने आए हो, बिल्कुल मुझे सुनो, मैं तुम्हें सब प्रोवाइड करूंगा। फिर तुम्हारा घर पे जो टाइम होगा ना, खूब पढ़ना, क्योंकि मैं जब पूछता हूँ तो मैं बेइज्जती भी करता हूँ, है ना। सच कह रहा हूँ। तो इस बात को सोच लेना पहले, है ना, कि मैं पूछूं और जवाब नहीं आया तो कह के ले लूंगा मैं, ठीक है। ऐसा है ना। तो इसीलिए तुम भी पूछना अगर कुछ समझ में ना आए। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम जो है दैट इज वेरी हार्ड, है ना, ये कहना है बाकी सबका, तो हम भी कह रहे हैं। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, ठीक है। डिस सॉरी एडवांटेजेस की बात अब कर ले। एडवांटेज क्या हो सकते हैं? बेटा सर्वर से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, देखो एडवांटेज में ये है कि हमें ये फ्री में मिला हुआ है। फ्री, जिसको हम कंप्यूटर वर्ल्ड की लैंग्वेज में कहते हैं ओपन सोर्स। इसका जो सोर्स कोड है वो ओपन है। आप पाइथन को अपने लिए भी बना सकते हो, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ठीक है, ये फ्री है।
ये रॉबस्ट है। रॉबस्ट मतलब चलते चलते कभी क्रैश नहीं होता, ठीक है, इसी को रॉबस्ट कहते हैं। ये इजी टू यूज है, इंग्लिश का एक सिंटेक्स है, ठीक है। और क्या है? हाँ, पाइथन बेस्ट फॉर स्क्रिप्टिंग, मतलब अगर तुम हैकर हो तो बहुत अच्छा है तुम्हें। हाँ, हैकिंग करना। हाँ, कभी कभी छोटे छोटे कोड लिखे जाते हैं ना बाईपास करने के लिए मशीन्स को। जैसे मैं अगर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करूंगा किसी ऐप में, उसको बाईपास करना है, नहीं लॉगिन करना है, ऐसे ही ले चलो अकाउंट के अंदर। ये स्क्रिप्टिंग से होता है, ठीक है। हाँ, ये स्क्रिप्टिंग है, ठीक है। चोरी करना ऑनलाइन स्क्रिप्टिंग में आता है। हाँ हाँ, ब्लैक हैट हैकर करते हैं। हाँ, इतनी लंबी लगेगी ना। चलो आगे देखते हैं। इससे क्या क्या बना जा सकता है वो देखो। तो क्या क्या बन सकते हो तुम लोग? देखो, मैं जो बना हूँ वो बता देता हूँ, ठीक है, फिर तुम लोग भी बताना जो तुम लोगों ने देखा हो। तो मैं पाइथन एआई हूँ ना, तो मैं एआई हूँ, ठीक है। डेटा साइंस भी मुझे आता है, मशीन लर्निंग आता है, डेटा एनालिसिस आता है, फुल स्टैक आता है, पाइथन फुल स्टैक, वेबसाइट डेवलपमेंट। पाइथन डिवेलपर भी मैं कहला सकता हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल एप्लीकेशन, सॉरी, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं इससे। और स्क्रैपिंग कर सकते हैं, स्क्रैपिंग मतलब दूसरे का डेटा चुराना, ये कर लेते हैं हम, है ना। बहुत अच्छे हैं इन सब में। और क्या कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं आता मुझे, मुझे नहीं पता इसे करते कि नहीं, लेकिन कर लेते होंगे क्योंकि ये तो लैंग्वेज है, मशीन से जब बात कर सकते तो ये भी करवा सकते, राइट। बिल्कुल कर सकते। स्क्रैपिंग वेबसाइट, हाँ, वेबसाइट को स्क्रैप करना। स्क्रैप करना मतलब लेट से अमेजोन पे जो प्रोडक्ट है और फ्लिपकार्ट पे भी वही प्रोडक्ट है, अब दोनों के प्राइस में जब देखना 1-2 रुपए का डिफरेंस होता है, और वो 1-2 रुपए का डिफरेंस क्या करता है पता है? एक का सेल बढ़ा देता है, दूसरे का घटा देता है उसी चीज में, क्योंकि हम दोनों पे जाके चेक करते हैं, और जहां पे 1 रुपया में सस्ता होता है हम वहीं से खरीदते हैं। ऐसा होता है ना। अगर किसी ने उसका डेटा स्क्रैप कर लिया अमेजोन का, अमेजोन के प्राइसिंग थोड़ी सी सस्ती है फ्लिपकार्ट से, अगर देख लिया और जाके स्क्रैप कराया और उसी प्रोडक्ट का दाम 1 रुपया और घटा के फ्लिपकार्ट ने लिख दिया, क्राउड किसकी तरफ भागेगा? अमेजोन से फ्लिपकार्ट की तरफ। किसका रेवेन्यू ग्रो होगा? तो है ना इलीगल, है ना इलीगल। ये तो था, इसीलिए स्क्रैपिंग इलीगल। मतलब बेसिकली साइट्स पे जाके चेंजेस करना है illegal ना, changes। चेंज नहीं, चेंज करोगे तो तुम एडमिन बन गए। चेंज नहीं, एक किसी का वेबसाइट है, बहुत सालों की मेहनत के बाद उसने बनाया और तुम जाके उसको चुराया एज इट इज और लेके अपना वेबसाइट बना दिया वैसा ही। इसको कहते हैं, जैसे चाइना कर रही है ना, R&D कोई और करे कार की, है ना, और चाइना उसी का डुप्लीकेट 30 लाख में वो निकाल देती है, रोल्स रॉयस, और वही 5 करोड़ में निकालती है यूएस। तो ये कॉपीराइट है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। तो मुझे फुल स्टैक बता दो, फुल स्टैक क्या होता है? फुल स्टैक होता है जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट, हम्म। पाइथन, जेंगो, API, ठीक है, और होस्टिंग, इन सब की बात हो रही है। तो बाद में डिटेल में बता दो कौन से। नहीं, ऐसा नहीं बात है, ये आता है वो बता रहा हूँ, पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा मैं तो AI में ही रहना चाहूंगा, क्योंकि आई लव मशीन्स, ऐसे ही। ओके, तो तुम लोग भी ये सारे काम कर सकते, ठीक है। अब आप लोग इसके अलावा भी क्या कर सकते हो? तो इसके अलावा क्या कर सकते हो, कुछ है? तुम लोग बताओ। इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरी गलती नहीं है इसमें, मतलब कोई ऐसा नहीं है इसमें, किसी की गलती नहीं है, AI जो है ना वो सब कुछ वो कंटेन कर ही लेता है, पता है क्यों?
क्योंकि जब तुम वेबसाइट बनाते हो ना, वेबसाइट पे जो चैटबॉट लगा रहता है नीचे, हाउ कैन आई हेल्प यू सो, राइट, वो एआई है। अब मैंने बनाया है उसे, तो वेबसाइट पे भी तो मैं ही लगाऊंगा, और मैं लगाऊंगा तो मुझे फुल स्टैक आना चाहिए। अगर मैं एआई पे उस चैटबॉट को लगा रहा तो उसके लिए डेटा चाहिए होगा, डेटा को एनालाइज कौन करेगा, तो मैं ही करूंगा। डेटा को एनालाइज करूंगा, फिल्टर करूंगा, तभी तो आगे मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का यूज करके, यानी कि एआई का यूज करके उसको ट्रेन कराऊंगा और फिर उस चैटबॉट को बनाऊंगा। सब मजबूरी है, करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए डेटा एनालिटिक्स 3 लाख रुपए उठाता है या 5 लाख रुपए उठाता है इनिशियल फेज पे, और एआई उसी से ज्यादा उठाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, हर चीज का कैप है। तो एआई का पैसे, सैलरी, हाँ, तुम यहाँ दिल्ली बॉर्न दिल्ली हो, इसी के दिक्कत है। कॉलेज में हो ना अभी, हो गया कॉलेज, कब, किससे? अभी मास्टर्स खत्म किए इकोनॉमिक्स में। अच्छा, तो डेटा एनालिटिक्स के लिए अप्रोच कराया है। अच्छा, हाँ, तो वैसे ही सही है वैसे, है ना। चलो एनीवेज, सैलरी की बात करें, हमारे तरफ कहते हैं उठा दे, पैसे लेके आना, है ना, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल टर्म है सब। हाँ, चलो एनीवेज आगे देखते हैं। ईटीसी कर लेंगे, उसके बाद है कि पाइथन के सेटअप को इंस्टॉल करना। यही हमारा अप्रोच होता है डेली का। हम इसी को इंस्टॉल करने के बाद अब क्लास को खत्म करें, ठीक है। तो पाइथन इंस्टॉलर, इंस्टॉलर कह लो या सेटअप कह लो, बोथ आर सेम। ठीक है, अब इसमें कुछ बात होती है जो हम करते हैं। पहला, आइडियली, ठीक है, आइडियली क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, इसका फुल फॉर्म है, क्या हुआ, ओके। तो मैं लिख देता हूँ, बाकी इन सब के बारे में बात करेंगे हम, मैं एक एक करके लिखता हूँ। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा पिप, उसके बाद है इंटरप्रेटर, उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद है हमारा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। ये 5 चीजें जो मेजर हैं आती हैं सेटअप के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्या है कि मुझे पाइथन को ना चाहते हुए भी अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी क्लास हुई थी, तो पाइथन है मेरे में, तो मैं अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। पाइथन आईडीएल, ठीक है, यही है सेटअप। पाइथन में लिखने से यही आ रहा था, लेकिन आइडियली बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आइडियली इसका इनिशियल है, ठीक है। इसको मैं अनइंस्टॉल करूंगा, देखो अभी आइडियली लिख रहा था, इंस्टॉल्ड है मेरे में इसलिए दिखा रहा है, अभी मैं इसको अनइंस्टॉल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग को ये नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम पहली बार कर रहे होगे ना, मैंने ऑलरेडी कर रखा है तुम्हारे पीसी की तरह, अपने पीसी को बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, आई विल अनइंस्टॉल दिस। ओके, एक और है यहाँ पे, इसको भी अनइंस्टॉल कर लेते हैं। Okay. देखो, पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट है python.org, ठीक है। तो क्रोम पे चलेंगे हम, python.org पे आ गए हम, ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है।
यहाँ पे पाइथन से रिलेटेड सारा इन्फो मिल जाता है। और ये है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है, कभी सुना है कम्युनिटी? हाँ समझ रहे। कम्युनिटी कभी देखा है तुम लोगों ने? कभी क्रिकेट देखने गए हो तो वहां पे दो कम्युनिटी होती है हमेशा। क्यों, कैसे, और वो दोनों कौन है? एक जो दूसरे मैच को सपोर्ट एग्जांपल राइट, को सपोर्ट। दो टीम्स होती हैं जिसमें दो कम्युनिटी होती है, एक किसी को सपोर्ट करे, एक किसी को सपोर्ट कर रहा है। तो पाइथन उसी तरह से हम चला रहे, तो हम पाइथन की कम्युनिटी वाले। ठीक है। हाँ, यहाँ पे कोई निकालता नहीं कम्युनिटी से बाहर किसी को। ठीक है, अगर तुमने जावा सीख लिया तो कोई तुम्हें निकालेगा नहीं। ठीक है, हाँ, समझ में आ रहा है? चलो एनीवेज, अब तुम्हें क्या करना है, डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। लेकिन वेट, तुम्हें वेट करना है, अब पढ़ने की आदत डालनी है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में तीन चार बटन ही है। एक क्लोज का बटन है, एक बैक है, एक फॉरवर्ड का है, नेक्स्ट का, और दूसरा कैंसिल का है। तो अब उनसे ऊपर थोड़ा उठो, है ना, चीजों को पढ़ना है। ठीक है। सो डाउनलोड्स फॉर विंडोज है, तो मैक पे जाओगे तो डाउनलोड फॉर मैक होगा। ठीक है, तुम लिनक्स पे जाओगे तो डाउनलोड फॉर लिनक्स होगा। ठीक है, तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है जो हर जगह चलता है। ठीक है। विंडोज 10 के लिए पाइथन 3.11.4, क्योंकि हम 3x वर्जन को यूज कर रहे हैं इसलिए 3 लिखा हुआ है स्टार्ट में। और 11.4 वो छोटे 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 अपडेट्स आते रहते हैं ना, उसकी बात करें। ठीक है। अब उसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि इनको भी पता है कि तुम नहीं पढ़ोगे, तो इन्होंने बोल्ड में लिखा है। क्या लिखा है? नोट दैट पाइथन 3.9 प्लस कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज 7 और अर्लियर वर्जन। विंडोज 7 है और उससे अगर पुराना वर्जन है तो 3.9 प्लस, यानी कि 3.9 तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वाले वर्जन तुम नहीं अवेल कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। अब अगर मेरा विंडोज 7 या उससे पुराना है तो मैं क्या करूंगा, तो इस फुल लिस्ट में जाकर देखोगे अपने अकॉर्डिंग, तो विंडोज 3 पॉइंट सॉरी पाइथन 3.9 या उससे नीचे के वर्जन को देखोगे और डाउनलोड कर लो। ठीक है। सामने बैठकर सो रहे हो? नहीं नहीं सुन नहीं रहा। ये जो तुम्हारी आंख खुली हुई थी, इनको सोना ही कहते हैं I नहीं guess। सोना एक्चुअली मैं पता क्या सोच रहा था, जो भी आपने पाइथन का बताया ना, हम्म। सिमिलरली इसमें हमें जिसने एनाकोंडा का भी बताया, तो मतलब सिमिलरली पाइथन का ही होता, बट वहां से भी वो डाउनलोड करके एप्लीकेशन होता। मैं वो सोच रहा था कि वो नहीं कर रहा था, मैं वहाँ पे। सुनो मेरी बात, हम्म। अगर हम एक साथ दो चीजों को सोचेंगे ना, नहीं वो दिमाग से सोचो थोड़ा, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेट से मैं अभी बात करते करते कहीं और फोकस्ड कर लूं और बोलता रहूं, तो मैं बोलना कुछ और चाहूंगा और तुम्हें सुनाई कुछ और देगा। सुन रहा था मैं। चलो बस। समझ समझ गया। सो पाइथन 3.11.4, अब हम अपना पीसी कैसे चेक करेंगे कि हमारा पीसी विंडोज 10 को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, तो हम दिस पीसी में चले जाएंगे। ठीक है, तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और यहाँ पे हमें इनको भी पता है कि तुम नहीं पढ़ते हो, इसीलिए इन लोगों ने बड़ा बड़ा लिख रखा है विंडोज 10। इनका बस चलता तो पूरे पीसी में भर देते, क्योंकि इनको पता है कि तुम नहीं पढ़ोगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा पढ़ लेना, अब इतनी मेहनत कर ही ली है तो थोड़ा सा और सही है ना। तो दिस इज 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। x64 बिट को ही कहा जाता है। तो इफ यू आर नॉट गेटिंग 64 बिट, तो तुम्हें ये जरूर मिलेगा x64। अच्छा, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का भी क्रेज था आज से 5 साल पहले, बहुत ज्यादा। तो वो 32 बिट लिखते थे या तो x86 लिखते थे। ठीक है, तो x86 को आप ये मत समझना कि 86 बिट का भी पीसी आ गया, नहीं, अभी तक नहीं आया। मैंने नहीं देखा, आप भी मत देखना जब तक मैं ना देख लूँ। ठीक है, चलो खैर। तो हमें पता चल गया कि हम विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, राइट। आपको भी ऐसे ही चेक करना है, और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है वो भी चेक कर लेना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारा सेटअप आएगा। ठीक है। अब चलते हैं फिर से वेबसाइट पे, और इस पे फिर से अपना कर्सर रखना और इस पे क्लिक कर लेना, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये स्टार्ट हो गया। अब सी, पता नहीं कौन जीनियस थे, है ना, कहते थे कि कास्ट सिस्टम नहीं फॉलो करना चाहिए, और वो जीनियस खुद कंप्यूटर वर्ल्ड में दे आर फॉलोइंग इट। .exe विंडोज का कास्ट सिस्टम, मैक का अलग होगा। ठीक है, लिनक्स का अलग होगा। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, और इस तरह से कह रहा हूँ कि तुम्हें याद रहेगा तुम्हारा मैक और लिनक्स है। मेरा बोलने का पर्पस कुछ नहीं है, जस्ट तुम्हें याद रहे इसलिए, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मैं बोर हो जाता था अपने टीचर की बस पढ़ाई वाली बातें सुनकर। बहुत इरिटेटिंग था मेरे लिए।
मैं ठंडे में एक तो सीख रहा था, ऊपर से घर पे लिहाफ में बैठा हुआ हूँ, और मुझे नींद भी आ जाती थी और मुझे ही नहीं पता चलता था। समझ में आ रहा है? नहीं, जागो तो सवेरा नहीं, फिर बहुत एफर्ट मारना पड़ा। हाँ, तो खैर इस पे क्लिक कर लो आप और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। अभी डिफेंडर एक्टिवेट होगा। अब फिर से इनको पता है, इनको भी पता है कि तुम नहीं पढ़ते। एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं है, इन सब की प्रॉब्लम है। इसीलिए तो इतना बड़ा बड़ा लिखा ना, इंस्टॉल पाइथन 3.11.4 और यहाँ पे लिखा 64 बिट। अब तुमने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए इन्होंने बड़ा बड़ा लिखा। तो छोटा भी लिख सकते थे। हाँ, जैसे टर्म एंड कंडीशन छोटा छोटा लिखा रहता है। इन्वेस्टमेंट और इजी टू मार्केट रिस्क, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अच्छा, अब देखो इस पे चेक जरूर कर लेना। और ये जो पाथ है ना पाइथन 3.11, ये कॉन्फिडेंशियल पाथ है, तुम्हें मिलेगा नहीं। ठीक है, ये हिडन पाथ। ठीक है, तो इसको याद रखना बस। उस पे क्लिक करके यस कर देना। ये फायरवॉल डिफेंडर था विंडोज का, जिसने बोला कि आपके पीसी में कुछ अनोनिमस क्या एक्टिविटी हो रही है, आप ऑथराइज कर रहे हो एज ए यूजर। मैंने बोला यस मैं कर रहा था, इंस्टॉलेशन स्टार्ट। वो सारी बातें जो मैंने लिखी है उसको ऊपर आती है, डॉक्यूमेंटेशन और कुछ और भी चीजें आती है जिसको मैंने नहीं लिखा है, जिसका यूज नहीं है, दिखाई देगा। मेरा पीसी भी कहता होगा दिन भर में कितनी बार पाइथन इंस्टॉल करके इंस्टॉल करता है। ये मतलब आपस में बात करते होंगे ना इंटरनेट पे। यार मेरा यूजर तो पूछ मत, बहुत वाहियात है। क्लोज कर लो, ये इंस्टॉल हो गया है ना। फिर यहाँ पे आइडियली लिखो, और ये आइडियली तुम्हारा सेटअप ही है, जिस पे एंटर करोगे तो ये खुल जाएगा। खुल गया। आइडियली शेल दिख रहा है ऊपर में। इस पे तुम्हें इनपुट और आउटपुट दोनों देखने को मिलेगा, लेकिन इस पे कोई भी चीज सेव नहीं होती। लेट्स से मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, और जिस दिन मैंने ये लिखा था मैं समझ लिया था कि मैं ही दुनिया बदलने वाला हूँ। फिर कुछ दिन बाद पता चल गया, रहने दे यार। इतना ही था बस। जिस दिन मैंने इसको लिखा था, आज से 3 साल पहले मैंने इसको लिखा था, मैं समझ गया था कि मैं ही कुछ करूंगा अब इसमें। फिर मुझे एहसास हुआ, नहीं बिना डिग्री का तो नहीं कर सकता। एक काम करो, पीएचडी भी कर ही लेते हैं ना। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा था। प्रिंट सिंटेक्स बेसिकली ग्रामर है पाइथन का। अगर कुछ भी आपको प्रिंट कराना है प्रिंट पे, यू हैव टू मेंशन प्रिंट पैरेंथेसिस, और उसके अंदर डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड, और वो हेलो वर्ल्ड को वो आउटपुट में दे रहा है, क्या हो रहा है वो समझ। यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे तो बहुत गलत हो गया। यहाँ पे एक और बंदा है, ये मैं हूं। ठीक है, और ये मेरी मेड है। लेट्स से मैं अपने मेड से कह रहा हूँ कि मुझे चाय पिला दीजिए प्लीज। इन्होंने बोला कि आप क्या बोल रहे हैं साहब, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैं इनसे इंग्लिश में बोल रहा था और ये हिंदी समझती हैं। ठीक है, अब ये जो पात्र और घटनाएं हैं सब काल्पनिक है, कृपया दिल पे ना ले। ठीक है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। सही बात है। ठीक है, इंग्लिश जो है, मैं यूएस में पैदा हुआ ऐसा, इसीलिए काल्पनिक है। ठीक है, इंग्लिश ही मुझे आती है, हिंदी नहीं आता। इनको हिंदी ही आता है क्योंकि मैं दिल्ली में सेटल हो गया हूँ, है ना। मैंने इनको कुछ भी बोला, इनको नहीं समझ में आता। तो मुझे एक और बंदा हायर करना पड़ेगा, और वो बंदा काम करेगा एक ट्रांसलेटर का, जो हिंदी को सॉरी इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करेगा, और इंग्लिश को हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा, हिंदी को इंग्लिश में, वाइस वर्सा करेगा, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, यही करेगा दोनों तरफ, है ना। मतलब इधर की बात उधर करेगा। ठीक है, हाँ। अब मैं नहीं पी रहा यार, अभी मैं टर्म को ले आऊंगा ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं पी रहा था कि सीपीयू ऐसा करता। ठीक है,
तो मैंने जो भी बोला वो इंग्लिश में यहाँ तक बोला, और इस बंदे ने क्या किया, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसफर कर दिया। इसने उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद इसने मुझे बोल दिया, यानी कि इंटरप्रेटर को बोल दिया कि साहब को कह दो चाय बन गया है, और इसने मुझे बता दिया जो मैं समझता है, यानी कि इंग्लिश उसने। ठीक है, अब रियलिटी से रूबरू हो जाते हैं। इतना तो महंगा मैं कभी नहीं अफोर्ड करना, ठीक है। ये फिर से वैसे ही एक पिक्चर बना रहा हूं। ये है डेवलपर, ठीक है। इसने जब लिखा था प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो उस हेलो वर्ल्ड को इस इंटरप्रेटर तक पहुंचाया गया, यानी कि ट्रांसलेटर तक पहुंचाया गया। इसको हम इंटरप्रेटर कहते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ की बातों को इंटरप्रेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। तो हम इसको इंटरप्रेटर कहते हैं। मैंने इसको इंग्लिश में अपनी बातें बोली, क्योंकि मैं डेवलपर था, इंग्लिश में लिख रहा था, और इसने इस बात को बाइनरी में कन्वर्ट करके, इंग्लिश टू क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट करके सीपीयू, ये सीपीयू है, सीपीयू को समझाया। सीपीयू को सिर्फ बाइनरी नंबर्स में इंफॉर्मेशन पता था। मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा तो उसको इसने किस में कन्वर्ट किया, ऐसा कुछ कन्वर्ट किया होगा, और ये गया सीपीयू के पास, प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग होने के बाद सीपीयू समझा कि यूजर क्या बोलना चाहता है, तो यूजर हेलो वर्ल्ड को आउटपुट की तरह प्रिंट कराना चाहता है, और उसने ऐसे ही जनरेट किया कुछ रिजल्ट, ठीक है। उसको फिर इस इंटरप्रेटर ने सुना और इंग्लिश में कन्वर्ट करके मेरे मॉनिटर पे इसने दिखा दिया, क्या, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ऐसा करके कुछ दिखा दिया। समझ में आ रहा है, ये सारे ऑपरेशन हुए हैं, ठीक है। अब ये फास्ट इसलिए हुए हैं क्योंकि ये मशीन है, तुम इंसान हो, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि एक बार में हम मल्टीपल स्टेटमेंट को नहीं प्रिंट करा सकते। यहाँ पे एक बार में एक ही लाइन प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे ही मैं लाइन चेंज करने की कोशिश करता हूँ ना, आउटपुट आ जाता है सीधा। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये सेव भी नहीं कर रहा है इन सब बातों को। तो सेव नहीं कर रहा है तो सोचो, कल को मैं पूरा 1 साल लगा के एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मेरा पीसी 1 साल से ऑन है, क्योंकि सेव नहीं हो रहा। और जैसे ही वो बंद हुआ, मतलब एक बार क्या हुआ, अचानक से कुछ हो गया, वो बंद हो गया, तो 1 साल की मेहनत, वाह। मैं क्लाइंट को बोलूंगा सर पीसी बंद हो गया, वो बोलेगा मुझे नहीं पता, और ऊपर से हैरेसमेंट, हैरेसमेंट कह रहा हूँ, किसका केस करेगा, कॉम्पनसेशन के लिए केस करेगा, और प्लस क्या करेगा, उसका जो इमेज खराब हुआ है उसके लिए भी केस करेगा। वैसे होता किसी का इमेज खराब नहीं है ना, वो पैसा ज्यादा लेने का तरीका है, ठीक है। ऐसे हम फाइल करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब अगर मुझे इसी चीज को एक साथ करना है, तो मैं यहाँ फाइल पे जाऊंगा और न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा, डेटा एडिटर, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर से लिखूं अगर मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, 2 बार एक साथ लिख दिया। इसको सेव करूं तो सेव नहीं करूंगा, रन करूं इसको, रन मॉड्यूल, क्योंकि रन करना चाहता हूं, तो रन करूंगा तो बोलेगा पहले सेव करो फिर रन करो। अब यहाँ पे कोड करना ठीक है, यहाँ पे हम जो भी कोड करेंगे वो सेव होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेव करेंगे, ओके करेंगे, और ये सेव होगा। सेव होने के लिए ये पाइथन 3.11 याद है, कॉन्फिडेंशियल पाथ, जब सेटअप इंस्टॉल हो रहा था, यहीं पे सारा पाइथन का डेटा आया है। लेकिन हम इसमें अपना फाइल नहीं सेव करेंगे, हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, क्योंकि डेस्कटॉप के अंदर क्लास ऑन गिट के अंदर हमने वीकडेज वीकेंड 4 नाम करके एक बैच बनाया हुआ है, ठीक है, फोल्डर बनाया हुआ है। इसके अंदर 1 या फर्स्ट कुछ भी लिख लो, तो 1.py लिख लो, क्योंकि पाइथन फाइल का एक्सटेंशन जो होता है .py होता है। लेकिन इसके नीचे जस्ट देखो कुछ लिखा हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट ही पाइथन फाइल में इसको स्टोर करने वाला है। तो तुम .py लिखो या मत लिखो, फर्क नहीं पड़ता, ये .py लगा ले, क्योंकि एडिटर किसका यूज हो रहा है, पाइथन का ही। पाइथन का ही तो एडिटर, देखो सिंपल सिंबल है ना पाइथन का, तो पाइथन का एडिटर है, इसलिए पाइथन में ही स्टोर करेगा। और जैसे ही स्टोर हुआ, दोनों को चला दिए गए एक साथ। दिस इज क्लियर है,
ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। तो फर्स्ट पेज पे कभी डाटा सेव नहीं होता, उसको नींव में जाकर फिर दोबारा आपने कहा पहले कि सेव नहीं होता ना डेटा। यहाँ सेव नहीं होता, दिस इज योर आइडियली शेल एंड दैट वाज योर एडिटर। ठीक है, वो एडिटर था, एडिटर में तो होता है, एडिटर में बिना सेव हुए कोड नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ भी करे पहले यहाँ पे आके फाइल सेव करना है उसके वो खुद ब खुद जब तुम रन करोगे ना, मैं फिर से दिखाता हूँ, हम्म, यहाँ पे मैं कुछ और लिखता हूँ, प्रिंट दिस इज कृष्णा। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूंगा तो ये बोलेगा सेव करो, क्योंकि अभी जो तुमने लिखा वो सेव नहीं है। ओके करूंगा ये सेव हो जाएगा और देखो चलने लग गया। एक बार मैं फाइल सेव हो गई, तब उस पर जो भी डेटा आ रहा है वो उसी एड्रेस पे सेव हो रहा है बार बार, फाइल आपने बनाई है उसकी उसी में हो रहा है, अलग अलग नहीं क्रिएट हो रहा बार बार। ठीक है, ऐसा होता है क्या, तुम टेक्स्ट फाइल जब बनाते हो तो ऐसा होता है क्या अलग अलग फाइल क्रिएट हो रही है, उसी में होता है ना सबसे, वही तो हो रहा है। ठीक है, किसी कुछ पूछना तो पूछ लो, बहुत अच्छे लोग हो तुम लोग, तो फिर घर जाओ, हो गया।